रक्षा मंत्रालय के सबसे शक्तिशाली फौलाद की त्रिमूर्ति के नाम से मशहूर 3 भाइयों की बहन होने की सच्चाई को छिपाकर एक महिला सैन्य अधिकारी अनन्या सिंह राठौर स्वेच्छा से व्हाइट टाइगर डिवीजन में शामिल होती है। वहां उसका इंतहार कर रही थी। वर्दी पहने दरिंदों की भयानक हिंसा और सच्चाई को कुचलने वाली कायर कमांडरों की एक बहुत बड़ी साजिश। अंत में एक असहाय सिपाही की एक चिट्ठी सोए हुए 6 सितारों 3 भाइयों के कुल सितारे को जगा देती है और इस भ्रष्ट सल्तनत को जलाने के लिए क्रोध से भरा ऑपरेशन प्रलय शुरू होता है। यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून का चेटवुड ड्रिल स्क्वायर भविष्य की आशा और गौरव से लहरा रहा था। करीने से इस्त्री की हुई वर्दी का कक कॉलर, सुनहरी धूप में जवाहरात की तरह चमकते कमीशनिंग सितारे और 4 साल की कठोर ट्रेनिंग की भट्टी में तपकर अंततः मातृभूमि के रक्षक के रूप में उभरने वाले युवा अधिकारियों के चमकते चेहरे। उन सब में मंच पर सबसे देदीप्यमान सितारा निस्संदेह अनन्या सिंह राठौर थीं। महिला कैडेटों में पहली बार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतने का इतिहास रचने वाली वह स्नातक दल की प्रतिनिधि के रूप में पोडियम पर खजी थीं। उनकी आवाज़ भले ही कोमल थी, पर उसमें एक मजबूत अपील थी जो परेड ग्राउंड में मौजूद हर व्यक्ति के दिल में सीधे उतर गई। आज इस वर्दी के वर्ण के साथ मैं अपने देश का सम्मान अपने कंधों पर उठाती हूँ। मैं सबसे निचले स्तर पर सबसे गर्मजोशी से भरे दिल के साथ राष्ट्र के प्रति वफादार और नागरिकों के प्रति समर्पित सैनिक बनूंगी। भाषण समाप्त होते ही आसमान को हिला देने वाली तालियों की गुग्गाहट गूंज उठी। विशिष्ट अतिथियों की पंक्ति में सबसे आगे बैठे 3 वरिष्ठ जनरलों की नहरें उस पर विशेष रूप से गर्मजोशी और गर्व से टिकी थीं। वे भारतीय रक्षा के 3 स्तंभों को संभालने वाले विशाल वृक्ष थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विक्रम सिंह राठौर, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह राठौर और नौसेना संचालन के महानिदेशक वाइस एडमिरल सूर्य सिंह राठौर वे अनन्या के 3 बड़े भाई थे। लोग उन्हें फौलाद की त्रिमूर्ति कहकर सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। अनन्या उन सभी के प्यार और गर्व का केंद्र उनकी सबसे छोटी बहन थी। अपने भाइयों के नक्शेकदम पर चलते हुए उसने सेना का जीवन चुना था और बल्कि अपने भाइयों से भी ज़्यादा शानदार शुरुआत की थी। सभी का मानना था कि उसका भविष्य निस्संदेह महान होगा। रक्षा के शीर्ष स्तर पर बैठे उसके भाइयों का होना किसी भी चुनौती को रोकने वाली एक अभेद्य ढाल और तेजी से पदोन्नति की गारंटी देने वाली एक विशेष ट्रेन के समान था। लेकिन ग्रेजुएशन समारोह के बाद परिवार के छोटे से जश्न में अनन्या ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मैं अपने सर्विस रिकॉर्ड से कुछ समय के लिए आप लोगों का इक्र हटवाना चाहती हूं। पल भर के लिए हवा जम सी गई। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद उसके भाइयों ने ही मां और पिता बनकर उसे भय ला प्यार से पाला था। सबसे भाई जनरल विक्रम सिंह राठौर ने गहरी और गंभीर आवाज में पूछा। उनकी आवाज उतनी ही संयमित और भारी थी जितनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर चर्चा करने वाली बैठकों में होती थी। अनन्या, इसका क्या मतलब है? हमें वजह जाननी होगी। मैं चाहती हूं कि मुझे जनरलों की बहन के तौर पर नहीं बल्कि एक नई लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर के रूप में परखा जाए। मैं अपनी काबिलियत के दम पर अपने नाम से अपनी जगह साबित करना चाहती हूं। यह एक सैनिक के रूप में मेरा पहला स्वाभिमान है जिसे मैं अपने और अपने सैनिकों के सामने बनाए रखना चाहती हूं। दूसरे भाई एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह राठौर ने निगाहों से अपनी बहन को देखा। उनकी आंखें भारतीय हवाई क्षेत्र की निगरानी करने वाले अत्याधुनिक रडार की तरह सटीक थीं। अनन्या, सेना तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल और कठोर जगह है। तुम्हारी पृष्ठभूमि तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार बन सकती है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। सबसे छोटे भाई वाइस एडमिरल सूर्य सिंह राठौर ने प्यार भरी मुस्कान के साथ बहन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी मुस्कान तूफानी लहरों को शांत करने वाले समंदर की तरह चौड़ी और गहरी थी। मैं समझ सकता हूं कि हमारी गुहिया क्या सोच रही है, लेकिन मुझे चिंता है कि तुम अपने लिए बहुत कठिन रास्ता चुन रही हो। अनदेखी लहरें और चट्टानें ज़्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन अनन्या का निश्चय दृढ़ था। उसने एक एक कर अपने भाइयों की आंखों में देखा और स्पष्ट रूप से कहा,
इसीलिए मुझे अपनी ताकत से टकराना होगा। अगर आप लोगों की वजह से मुझे आसान रास्ता मिला तो मैं जिंदगी भर वर्दी में गुद पर शर्मिंदा रहूंगी। प्लीज मेरे ऐसले पर भरोसा करें और मेरा साथ दें। तीनों शीर्ष कमांडरों ने अपनी छोटी बहन की आंखों में एक अटूट फौलादी इच्छा शक्ति देखी। यह वही शुद्ध और जोशीला जब्बा था जो जीवन भर सेना को समर्पित उनके अपने विश्वासों से मेल खाता था। अंत में सबसे बड़े भाई जनरल विक्रम सिंह राठौर ने एक गहरी सांस के साथ सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी ईद को बचपन से कोई नहीं तोड़ सका। जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन एक वादा करो, अगर कोई भी राशि भी मुश्किल आए तो तुम हमें जरूर बताओगी। इस तरह अनन्या ने भारत की सबसे मजबूत पृष्ठभूमि को अपने ही हाथों से मिटा दिया। उसके दस्तावे फौलाद की त्रिमूर्ति की बहन से एक साधारण परिवार की इकलौती बेटी में बदल गए और उसने अपनी पहली पोस्टिंग के लिए पश्चिमी सीमा पर सबसे अग्रिम मोर्चे पर स्थित 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन, जिसे व्हाइट टाइगर डिवीजन के नाम से जाना जाता था, की सिग्नल यूनिट को चुना। यह उस सूर्यपुत्री का क्षण था जो स्वेच्छा से सबसे गहरी और कठोर छाया में कदम रख रही थी। राजस्थान में सीमा से सटी इस जगह की हवा में देर से आई पतझ की उदासी और सैन्य तनाव का मिश्रण था जो इसे गास तौर पर ठंडा महसूस करा रहा था। जब लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर अपनी पहली पोस्टिंग 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन व्हाइट टाइगर डिवीजन की सिग्नल बटालियन के गेट पर खड़ी हुई तो तय हवाओं और अनगिनत अजनबी नहरों ने उसका स्वागत किया। व्हाइट टाइगर डिवीजन 1971 के युद्ध की वीर गाथाओं को संजोए हुए भारतीय सेना की सबसे जिंगिंग इकाइयों में से एक थी और उसके दिल यानी तंत्रिका तंत्र को संभालने वाली सिग्नल बटालियन अपने गर्व और ऊंचे रुतबे के लिए प्रसिद्ध थी। बटालियन के इतिहास में पहली महिला प्लेटून कमांडर, सिर्फ यह एक तथ्य ही उसे आने से पहले एक चर्चित विषय बना चुका था। गेट पर संतरी का जय हिंद और सैल्यूट एक सैनिक के सम्मान से यादा चिड़ियाघर में किसी दुर्लभ जानवर को देखने जैसी जिज्ञासा से भरा था। यह नाहुक गोरे चेहरे वाली लेफ्टिनेंट आखिर क्या कर पाएगी, यह संदेह पूरी यूनिट में फैला हुआ था। बटालियन कमांडर को रिपोर्ट करने जाते समय जब वह परेड ग्राउंड से गुर रही थी तो बैरकों की खिड़कियों से दर्जनों आंखें उसकी पीठ का पीछा कर रही थीं। अनन्या ने जानबूझकर अपनी कमर सीधी रखी और आत्मविश्वास से चली, लेकिन उसकी पीठ पर बह रहे ठंडे पसीने को वह रोक नहीं सकी। कमांडिंग ऑफिसर के साथ पहली मुलाकात छोटी और रूखी थी। कर्नल रैंक के को ने उसकी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपलब्धि में क्षणिक रुचि दिखाई, लेकिन फिर भावहीन चेहरे के साथ यही दोहराया कि महिला होने के नाते कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेफ्टिनेंट, तुम्हें जो 3 प्लाटून दी जा रही है वह हमारी बटालियन में सबसे ज्यादा अनुशासित और काम वाली है। तुम्हारे डिप्टी सूबेदार भीम सिंह यादव बहुत अनुभवी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना, समझे? जी सर, समझ गई, मैं ध्यान रखूंगी। अनन्या ने अपना रैंक और नाम पुकारते हुए ओरदार जवाब दिया, लेकिन को के लहजे में उसने एक अनकहा दबाव महसूस किया कि अपना याल उद रखना। सीखना शब्द का मतलब था कि सूबेदार के रास्ते में मत आना। यह उसने तुरंत समझ लिया। असली कठोर स्वागत तब शुरू हुआ जब उसने 3 प्लाटून के दफ्तर का दरवाजा खोला। छोटे से दफ्तर में 2 आदमी थे, एक खुरदरी त्वचा और मजबूत मांसपेशियों वाला जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह युद्ध का अनुभव रखने वाला एक अनुभवी सैनिक है, सूबेदार भीम सिंह यादव, और दूसरा चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए भले आदमी जैसा दिखने वाला लेफ्टिनेंट समीर शर्मा। अनन्या ने कक सैल्यूट के साथ अपना परिचय दिया। जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर आज से 3 प्लाटून कमांडर के तौर पर रिपोर्ट कर रही हूं। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। सूबेदार भीम सिंह यादव कुर्सी पर तिरछे बैठे बैठे उसे सिर से पांव तक घूरता रहा। उसने जवाब देने के बजाय नाक से हम्फ की आवाज निकाली और हाथ में पके सिग्नल उपकरण के पुर्जे को सहलाता रहा। यह एक नई प्लाटून कमांडर और एक वरिष्ठ अधिकारी का स्पष्ट अपमान और अवज्ञा थी। तभी भले चेहरे वाला लेफ्टिनेंट समीर शर्मा अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। अरे वाह, तो आप हैं वो मशहूर लेफ्टिनेंट साहिबा जिनके बारे में सिर सुना था। आपका स्वागत है। मैं 2 प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट समीर शर्मा हूं। हमारी यूनिट में ऐसी प्रतिभा का आना तो पूरी यूनिट के लिए जश्न की बात है। उसका लहजा दोस्ताना था,
लेकिन अनन्या ने उसकी आंखों में कहीं छिपी हुई चालाकी और हिसाब किताब वाली प्रवृत्ति को महसूस किया। आगे आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा, लेफ्टिनेंट शर्मा। अरे नहीं, मार्गदर्शन कैसा? हम तो एक दूसरे की मदद करेंगे। सूबेदार साहब, नई प्लाटून कमांडर आई हैं, आप नमस्ते तो कर लीजिए। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? समीर शर्मा की माकिया बात पर सूबेदार भीम सिंह यादव आखिरकार टेहे में अंदा में खहा हुआ। उसने अनन्या की आंखों में सीधे घूरते हुए कंक लुकने जैसी खुरदरी आवाज में कहा, मैडम, यह हीमा की क्लासरूम नहीं है। यहाँ किताबों में सीखी हुई बातें कबा के ढेर से भी बदतर हैं। यादा जोश दिखाकर कोई बखेया खगा मत करना, बस चुपचाप मेरी बातें सुनती रहना तो ठीक ठाक निकल जाओगी। पहली मुलाकात में ही खुली दुश्मनी और चेतावनी। अनन्या ने अपने निचले होंठ को ओर से भींच लिया। उसे गहराई से एहसास हुआ कि यही वह युद्ध का मैदान है जिसे उसने अपने भाइयों की ढाल को छोकर गुद चुना था। सूबेदार साहब, मैं आपके अनुभव और वरिष्ठता का सम्मान करती हूं, लेकिन 3 प्लाटून की कमान और जिम्मेदारी मेरी है। आगे से एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति शिष्टाचार का ध्यान रखें। मेरी कमान पर ऐसला आप नहीं, बल्कि को साहब और मेरे जवान करेंगे। उसके शांत लेकिन दृढ़ जवाब पर सूबेदार भीम सिंह की मोटी भौहें तन गईं। समीर शर्मा बगल में खा ऐसे देख रहा था जैसे कोई दिलचस्प नाटक चल रहा हो और अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। व्हाइट टाइगर की फौलादी मीन पर फेंकी गई एक अजनबी अनन्या सिंह राठौर की अकेली लाई इस तरह शुरुआत से ही लखा रही थी। अनन्या का प्लाटून कमांडर का काम एक अनदेखे युद्ध की तरह था, और उस युद्ध में सबसे बड़ा दुश्मन था डिप्टी प्लाटून कमांडर सूबेदार भीम सिंह यादव। वह सिग्नल एनसीओ के रूप में 15 साल सेवा दे चुका था और एक स्व घोषित विशेषज्ञ था जिसे बटालियन के हर संचार नेटवर्क और उपकरण की बारीकियों का पता था। सिपाही स्वाभाविक रूप से नई लेफ्टिनेंट अनन्या के बजाय भीम साहब कहे जाने वाले सूबेदार पर ज्यादा भरोसा करते थे, और वह इस बात को हथियार बनाकर चतुराई से अनन्या के नेतृत्व को कमोर करता था। हर सुबह होने वाली प्लाटून कमांडर की उपकरण जांच के दौरान जब अनन्या अकादमी में सीखे गए नवीनतम सिद्धांतों और कुशल जांच के तरीकों के बारे में बताती तो सूबेदार हमेशा उस पर ठंडा पानी डाल देता। मैडम, यह तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। इन उपकरणों को ऐसे इस्तेमाल करने से ये और भाव हो जाएंगे। मैं अपने तरीके से ही करूँगा। और फिर अनन्या के आदेशों को खुलेआम नहरंदा करते हुए वह अपने परिचित तरीके से सैनिकों को काम करने का निर्देश देता। बेचारे सैनिक अनन्या और सूबेदार के बीच क्या करें क्या न करें की स्थिति में फांसकर सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताकते रहते। सूबेदार साहब, पहले मेरे निर्देशों का पालन करें। यह देखना भी कमांडर का काम है कि नए तरीके में कोई समस्या है या नहीं। देखना यह कोई प्रयोगशाला नहीं है मैडम, यह सबसे अगला मोर्चा है जहां कल को दुश्मन की तोपें आग उगल सकती हैं। मैं आपके अनाही प्रयोगों के लिए अपने जवानों की जान दांव पर नहीं लगा सकता। उसकी बातें ऊपरी तौर पर यूनिट की चिंता करने वाली लगती थीं, लेकिन उसके अंदर बिना मैदानी अनुभव वाली एक नौसिखिया महिला अधिकारी के प्रति गहरा अविश्वास और तुम मुझे सिखाओगी वाला घमंड छिपा था। वह सैनिकों के सामने अनन्या के अधिकार को कुचलकर यह दिखाना चाहता था कि उसका प्रभाव प्लाटून कमांडर से ऊपर है। एक बार रात में आपातकालीन संचार नेटवर्क स्थापित करने के अभ्यास के दौरान एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई। अचानक हुई भारी बारिश के कारण मुख्य संचार लाइन बिछाई गई। मीन का एक हिस्सा बह गया था। अनन्या घबराई नहीं और आपातकालीन प्रक्रिया नियमावली के अनुसार शांति से स्थिति का विश्लेषण किया और बचाव दल बनाए। टीम 1 रूट ए से जाए, टीम 2 रूट बी से घूमकर केबल की स्थिति की जांच करे और रिपोर्ट करे। टीम 3 अतिरिक्त उपकरणों के साथ तैयार रहे। तभी सूबेदार ने उसकी बात काट दी। मैडम, इस बारिश में जवानों को बाहर भेजना पागलपन है। आसकर रूट आ पर भूस्खलन का तरह है। मैं अकेला जाकर देख कर आता हूं। नहीं, अकेले जाना और तरनाक है। 2 लोगों के नियम का पालन करना होगा। नियम नियम क्या आपको लगता है कि सिर किताब में लिखे शब्दों से सेना चलती है? सूबेदार चिल्लाया और अपना रेडियो सेट उठाकर बारिश में भाग गया। अनन्या उसके मनमाने व्यवहार से एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन जल्द ही उसने गुद को संभाला और बाकी सैनिकों को निर्देश दिए। उसने सूबेदार के रूट ए के बजाय
नक्शे का विश्लेषण करके एक और संभावित रूट सी की ओर टीम 2 को भेजा। उसका फैसला सही था। समस्या रूट ए में नहीं, बल्कि रूट सी के रिले स्टेशन की बिजली आपूर्ति इकाई में शॉर्ट सर्किट के कारण थी। जैसे ही टीम 2 ने अतिरिक्त बिजली आपूर्ति जोई, संचार नेटवर्क तुरंत सामान्य हो गया। कुछ देर बाद कीच में लथपथ खाली हाथ लौटा सूबेदार यह देखकर कि स्थिति पहले ही संभल चुकी है, कठोर चेहरे के साथ कुछ नहीं बोल सका। उस पल सैनिकों की अनन्या को देखने की नहर में एक सूक्ष्म बदलाव आया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उसकी किताबी बातें सिर कागही नहीं थीं, बल्कि मैदानी अनिश्चितताओं को समझने वाली एक तेज विश्लेषण क्षमता पर आधारित थीं। लेकिन सूबेदार भीम सिंह ने अपनी हल्लती मानने के बजाय अनन्या के प्रति अपनी दुश्मनी को और भड़का लिया। वह आधिकारिक मौहों पर उसे खुलेआम नरंदा करता और एनसीओज की बैठकों में उसे इस्मत वाली छोकरी कहकर उसका माक उगाता। सेना में सिर दिखाई देने वाले रैंक ही सब कुछ नहीं थे, अनुभव और वरिष्ठता का एक अदृश्य रैंक भी मौजूद था। सूबेदार भीम सिंह उस अदृश्य रैंक के राजा की तरह व्यवहार कर रहा था और आधिकारिक कमांडर अनन्या को हर दिन बिना गोलीबारी के युद्ध में धकेल रहा था। अनन्या हर रात अपने क्वार्टर में अकेले फटे पुराने ऑपरेशनल नक्शों को फैलाकर उद से वादा करती, मैं अपनी काबिलियत से साबित करूंगी, इस मजबूत दीवार को मैं अपनी क्षमता से घूर पार करूंगी। सूबेदार भीम सिंह के खुले अपमान से यादा अनन्या को 2 प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट समीर शर्मा के नाव के पीछे छिपी नीचता ने परेशान किया। वह बाहर से हमेशा अनन्या का भला चाहने वाले एक अच्छे सीनियर होने का नाटक करता था। लेफ्टिनेंट साहिबा, यादा परेशान मत होइए, सूबेदार साहब असल में थोड़े जाहिल इस्म के हैं, मैं बाद में उन्हें बुलाकर उनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। अरे वाह, हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा ट्रेनिंग प्लान बनाने में बहुत मेहनत कर रही हैं, लीजिए यह कॉई पीते हुए काम कीजिए। वह प्यार से कॉई देता, कंधे थपथ पाता और एक दयालु सहकर्मी और भरोसेमंद सीनियर का नहाब पहने रहता। लेकिन जैसे ही अनन्या पीठ फेरती, वह उस पर सांप की तरह अपने हरीले दांत घा देता। वह ऑफिसर्स मेस या स्मोकिंग एरिया जैसी जगहों पर जहां अधिकारी इकट्ठा होते थे, चतुराई से उसके बारे में बुरी अफवाहें फैलाता था। यार, वो नई लेफ्टिनेंट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विनर, सुना तो बहुत था, पर सब हवा है। थ्योरी में तो पक्की है, पर प्रैक्टिकल में हीरो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस को साहब के सामने मीठी मीठी बातें करके पूंछ हिलाती हो। औरतें वैसे भी यह सब अच्छा कर लेती हैं। सूबेदार साहब भला ऐसे ही क्यों परेशान होंगे? वो नई मैडम इतना पकाती हैं कि उनका दिमाग आब हो जाता है। मैंने पास से देखा है, पूरी नालायक है। उसकी अफवाहें सच और झूठ का ऐसा मिश्रण होती थीं कि सुनने वाला बिना शक के उन पर विश्वास कर लेता। लोग सोचने लगते, भला एक साथी अधिकारी इतना कह रहा है तो झूठ थोगी होगा, और वे उसकी बातों को मानने लगते। यूनिट में अनन्या पर एक ठप्पा लग गया। बिना काबिलियत के इस्मत से कमीशन पाई लक्की, पुरुष अधिकारियों पर डोरे डालने वाली, वरिष्ठ नायक सीओ का अपमान करने वाली बदतमीज जूनियर। एक बार बटालियन की पूरी पार्टी हुई। अनन्या ने अजीब और असहज माहौल को हल्का करने के लिए गुद आगे बढ़कर अधिकारियों को ड्रिंक परोसी। जब उसने लेफ्टिनेंट समीर शर्मा को गिलास दिया तो वह जैसे इंतहार ही कर रहा था। और से चिल्लाया, वाह दोस्तों, हमारी यूनिट की देवी लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर के हाथों से यह अनमोल जाम। चलिए सब लोग लेफ्टिनेंट साहिबा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उसकी बात पर सभी की नहरें अनन्या पर टिक गईं। कुछ नशे में धुत अधिकारियों ने भद्दे महाक किए। सिर शर्मा को क्यों, मुझे भी एक पैक दो। सुंदरी के हाथ से मिले तो शराब भी अमृत लगती है। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन माहौल खराब न करने के लिए उसने बर्दस्ती मुस्कुराते हुए दूसरे अधिकारियों को भी ड्रिंक परोसी। उस पल का आयदा उठाकर समीर शर्मा सूबेदार भीम सिंह के पास गया और फुसफुसाया, देखिए तो सूबेदार साहब, ऐसे मर्दों को शराब परोसती फिर रही है। यह प्लाटून कमांडर है या किसी बार की वेट्रेस? शराब के नशे में चेहरा लाल किए सूबेदार भीम सिंह ने अनन्या की तरफ देखकर उसे सुनाते हुए ताना मारा। प्लाटून कमांडर नहीं, किसी डांस बार की मैनेजर होनी चाहिए थी। आवाज धीमी थी, लेकिन शोर के बीच भी अनन्या के कानों में वह एक छुरी की तरह चुभी। उसके हाथ गुस्से से कांप उठे।
एक प्यारी मुस्कान के नहाब के पीछे छिपे हरीले दांतों ने उसके दिल को गहराई से घायल कर दिया था। उस दिन के बाद अनन्या समीर शर्मा से और ज्यादा सतर्क हो गई, लेकिन वह इतना चालाक था कि कभी पका नहीं गया। वह हमेशा अनन्या की चिंता करने वाले एक अच्छे सीनियर का चेहरा लगाए रहता और उसकी बुराई हमेशा अफवाहों के घने कोहरे में छिपी रहती। अनन्या धीरे धीरे गहरे अकेलेपन में डूबती जा रही थी। वह किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। क्वार्टर लौटकर वह अपने भाइयों को गोन करने के बारे में सैकड़ों बार सोचती, लेकिन उद को साबित करने की अपनी सम को याद करके वह चुपचाप रिसीवर रख देती। मुस्कुराहट के पीछे छिपे हरीले दांतों का जी लैम खुलेआम दुश्मनी के साम से कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। अधिकारी वर्ग में अनन्या पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति थी, लेकिन उसकी 3 प्लाटून के जवानों के बीच एक शांत लेकिन सार्थक बदलाव आ रहा था। शुरुआत में उसे सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे वाली पहुंच वाली अधिकारी मानकर अविश्वास करने वाले जवान समय के साथ उसकी सच्चाई और काबिलियत को महसूस करने लगे थे। अनन्या अधिकार जताने के बजाय अपने काम से नेतृत्व करने वाली लीडर थी। वह हर सुबह जवानों के साथ पूरी यूनिफॉर्म और साजो सामान के साथ दौड़ लगाती थी और सबसे मुश्किल और गंदे कामों में हमेशा सबसे पहले अपनी आस्तीनें छा लेती थी। जमी हुई बरीली मीन खोदने का काम हो या तेल और ग्रीस से सने संचार उपकरणों की मरम्मत, वह किसी काम से पीछे नहीं हटती थी। इसके अलावा वह हर जवान को एक इंसान के रूप में सम्मान देती थी। ट्रेनिंग के दौरान किसी जवान के टखने में मोच आ जाती तो वह उद उसे पीठ पर लादकर मेडिकल रूम तक दौड़ती थी, और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के कारण दुखी जवान की परेशानी को देर रात तक सुनती थी। वह अकेली ऐसी अधिकारी थी जिसे जवानों के नाम और पद के अलावा उनके परिवार और भविष्य की योजनाओं तक का पता था। गास्कर सिपाही आलोक कुमार ने अनन्या को सबसे करीब से देखकर उसके प्रति गहरा सम्मान विकसित कर लिया था। आलोक ने कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह भी से अलग रहना पसंद करता था और मुश्किल से सेना के जीवन में ढल रहा था। उसकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचानने वाली अनन्या ही थी। एक दिन यूनिट के पुराने सामरिक संचार प्रणाली में बार बार एक अज्ञात घबी होने लगी। सूबेदार भीम सिंह ने झुंझलाकर कहा, यह हमेशा ऐसा ही रहता है, बंद करके चालू कर लो। लेकिन अनन्या अलग थी। उसने सिपाही आलोक कुमार को चुपचाप बुलाया और उसकी राय पूछी। आलोक, तुम्हारी नगर में इस सिस्टम की असली समस्या क्या हो सकती है? पहली बार अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में एक अधिकारी द्वारा सवाल पूछे जाने पर आलोक घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसने हिम्मत जुटाकर अपना विश्लेषण समझाया। मैडम, यह सिस्टम पुराने सॉफ्टवेयर पर आधारित है, इसीलिए यह नए एन्क्रिप्शन मॉड्यूल के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अगर मैं सोर्स कोड में कुछ बदलाव कर दूं तो इसे स्थिर किया जा सकता है। अनन्या ने उसकी बात को अंत तक ध्यान से सुना और उसी से उसका कंधा थपथपाया। बहुत बब्बिया, तुम कोशिश करो, मुझे तुम पर भरोसा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। सिपाही आलोक कुमार ने पूरी रात जागकर सिस्टम का विश्लेषण किया और कोड को ठीक किया, और अगले दिन चमत्कार की तरह सारी गब्भियां दूर हो गईं और संचार की गति पहले से भी तय हो गई। सूबेदार भीम सिंह ने इसे अंधे के हाथ बटेर लगना कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे जवान अपनी हैरानी नहीं छिपा सके और सिपाही आलोक कुमार ने उस पर भरोसा करने और मौका देने के लिए अपनी प्लाटून कमांडर अनन्या के प्रति जीवन भर न भूलने वाला आभार महसूस किया। उस घटना के बाद जवान अनन्या का दिल से सम्मान करने लगे। उसके निर्देश अब एक नई लेफ्टिनेंट के आदर्शवादी आदेश नहीं, बल्कि हमें समझने वाले एक काबिल कमांडर के तर्कसंगत फैसले के रूप में देखे जाने लगे। ट्रेनिंग के परिणाम स्पष्ट रूप से सुधर गए और समस्याग्रस्त प्लाटून का ठप्पा लगी। 3 प्लाटून बटालियन की सबसे ऊर्जावान और एकजुट प्लाटून बन गई। जवानों का मजबूत विश्वास अनन्या के लिए बरीली मीन पर खिले एक फूल की तरह था। जब भी अधिकारियों के अलगाव और अपमान से उसका दिल जमने लगता तो जवानों की मासूम आंखें और मैडम हमें आप पर भरोसा है जैसे शब्द उसे फिर से खड़े होने की ताकत देते। उसने महसूस किया, सच्चा नेतृत्व रैंक से नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाले विश्वास से आता है, और उसने सम खाई कि वह इन छोटे फूलों की रक्षा के लिए इस लुहाई में कभी नहीं हारेगी।
राजस्थान की सर्दियां अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप क्रूर थीं। जब तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे चला जाता, उस काके की ठंड में एक सैनिक के लिए सबसे बब्भी चुनौती और सबसे बब्बा अवसर यानी शीतकालीन युद्धाभ्यास शुरू हुआ। यह युद्धाभ्यास सभी यूनिट के सदस्यों के शारीरिक और मानसिक धैर्य की चरम सीमा तक परीक्षा लेने वाला एक विशाल मंच था और गास्कर यूनिट के दिमाग और तंत्रिका तंत्र की जिम्मेदार सिग्नल बटालियन के लिए इसकी सफलता या विफलता पूरी यूनिट के भाग्य का फैसला करती थी। अनन्या के लिए यह अभ्यास अपनी हर चीज को दांव पर लगाकर एक कमांडर के रूप में अपनी क्षमता को आधिकारिक तौर पर साबित करने का एकमात्र अवसर था। उसने अभ्यास शुरू होने से कई हफ्ते पहले से ही रातें जागकर ऑपरेशनल योजना बनाने में खुद को झोंक दिया। उसने पिछले 5 वर्षों के शीतकालीन युद्धाभ्यासों की परिणाम रिपोर्टों का गहन विश्लेषण करके समस्याओं को पहचाना और सर्दियों के अप्रत्याशित मौसम और पश्चिमी सीमा के जटिल भू भाग को ध्यान में रखते हुए दर्जनों आकस्मिक स्थितियों के लिए इंद्र योजनाएं तैयार की। उसके द्वारा तैयार की गई ऑपरेशनल योजना इतनी विस्तृत और उत्तम थी कि उसे अकादमी में पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अभ्यास से पहले पूरी बटालियन की ऑपरेशनल बैठक में हर प्लाटून कमांडर बारी बारी से अपनी योजना प्रस्तुत कर रहा था। लेफ्टिनेंट समीर शर्मा ने पिछले साल की योजना में सिर्फ शीर्षक बदलकर एक बेमन से रिपोर्ट पी और दूसरे प्लाटून कमांडर भी पुराने ढर्रे से बाहर नहीं निकल पाए। आखिर में अनन्या की बारी आई। जैसे ही वह मंच पर खड़ी हुई, बैठक कक्ष में हमेशा की तरह एक ठंडी और अजीब खामोशी छा गई। सूबेदार भीम सिंह ने हाथ बांधकर उसे घृणा भरी नजरों से देखा और समीर शर्मा बगल के साथी से फुसफुसाकर हंस रहा था। लेकिन अनन्या विचलित नहीं हुई। उसने बिना रुके आत्मविश्वास से भरी आवाज में अपनी योजना का वर्णन करना शुरू किया। इस अभ्यास में हमारी 3 प्लाटून मौजूदा सिंगल फ्रीक्वेंसी संचालन पद्धति से हटकर मल्टी फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम को एक बैकअप नेटवर्क के रूप में स्थापित करके एक साथ संचालित करेगी। इसका उद्देश्य दुश्मन के रेडियो जैमिंग या काके की ठंड के कारण किसी विशेष फ्रीक्वेंसी बैंड में व्यवधान आने पर भी संचार को पूरी तरह से बाधित होने से रोकना है। उसने सैटेलाइट इमेजरी और 3 भू भाग के नक्शों का उपयोग करके सबसे कुशल संचार नेटवर्क मार्ग और रिले स्टेशनों के स्थान प्रस्तुत किए और हर संभावित आकस्मिक स्थिति के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को चरण दर चरण समझाया। उसकी प्रस्तुति तर्कसंगत और त्रुटिहीन थी और किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब न हो, ऐसा नहीं हुआ। बैठक कक्ष में छाई ठंडक और उपहास का माहौल धीरे धीरे प्रशंसा और आश्चर्य में बदलने लगा। अधिकारियों ने कानाफूसी बंद कर दी और पूरी तरह से उसकी प्रस्तुति में डूब गए। उसकी योजना मौजूदा तरीकों की नल नहीं थी, बल्कि संचार संचालन के प्रतिमान को बदलने वाला एक क्रांतिकारी विचार था। प्रस्तुति समाप्त होने पर को ने पहली बार सच्चे मन से प्रशंसा करते हुए कहा, लेफ्टिनेंट, तुम्हारी योजना सच में अद्भुत है। अगर मैदान में भी योजना के अनुसार काम हुआ तो इस अभ्यास का MVP तुम ही होगी। प्रशंसा अनन्या को मिली थी, लेकिन चेहरा सूबेदार भीम सिंह और लेफ्टिनेंट समीर शर्मा का लाल हो रहा था। जो आस्कर सूबेदार, जो अनन्या को अपने पुराने अनुभव को नगरअंदाज करने वाली और सिर्फ किताबी बातें करने वाली कहकर नीचा दिखाता आया था, जब उसने एक ऐसी उन्नत योजना प्रस्तुत की जिसे वह समझ भी नहीं पा रहा था, तो उसे गहरा अपमान और थरा महसूस हुआ। समीर शर्मा भी इस बात से नाराज था कि उसकी फैलाई हुई अक्षम महिला की अफवाहें लत साबित हो रही थीं। बैठक खत्म होने के बाद कॉरिडोर में अनन्या के पास आकर समीर शर्मा ने ताना मारते हुए कहा, वाह, हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा ने रात भर सिर पाई की है लगता है, लेकिन ट्रेनिंग सिर दिमाग से नहीं जीती जाती, शरीर भी साथ देना चाहिए। पता नहीं झेल पाओगी या नहीं। सूबेदार भीम सिंह बिना कुछ कहे जलती हुई उससे भरी आंखों से उसे देखकर घूर गया। अनन्या उनकी प्रतिक्रिया से विचलित नहीं हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत है। योजना कितनी भी उत्तम क्यों न हो, अगर परिणाम से साबित न हो पाए तो यह सिर्फ काग का टुका है। उसने अपने उन प्लाटून सदस्यों की ओर देखा जो उस पर विश्वास करते थे। उनकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत उम्मीद और भरोसा था। अनन्या ने दृढ़ निश्चय किया, मैं इस अभ्यास को घूर सफल बनाऊंगी, मुझ पर विश्वास करने वालों को गर्व महसूस कराऊंगी और मुझे कुचलने की कोशिश करने वालों को अपनी काबिलियत से जवाब दूंगी।
काके की सर्दियों की प्रस्तावना बज रही थी और वह चुपचाप निर्णायक युद्ध के लिए अपनी तलवार तेमे कर रही थी। शीतकालीन युद्धाभ्यास पूरी तरह से शुरू हो गया। हाँ, कंपा देने वाली बरीली हवा और घुटनों तक जमी बर के बीच व्हाइट टाइगर डिवीजन के सभी जवान एक काल्पनिक दुश्मन के साथ वास्तविक युद्ध जैसी भीषण लड़ी लड़ रहे थे। अनन्या की 3 प्लाटून को अभ्यास के मस्तिष्क यानी कमांड कंट्रोल रूम और अन्य इकाइयों के बीच संचार नेटवर्क स्थापित करने और बनाए रखने का काम सौंपा गया था। अनन्या ने योजना के अनुसार मुख्य संचार नेटवर्क और मल्टी फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम वाले बैकअप संचार नेटवर्क को एक साथ स्थापित करने का दोहरा ऑपरेशन शुरू किया। सूबेदार भीम सिंह हर बात पर शिकायत करता रहा, यह काम को 2 गुना करने वाली बेवकूई है। लेकिन अनन्या के दृढ़ नेतृत्व में जवान चुपचाप काम करते रहे। आस्कर सिपाही आलोक कुमार और अन्य प्लाटून सदस्य जो पहले से ही उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा करते थे, इस कठिन और नए काम को बिना किसी शिकायत के पूरी लगन से कर रहे थे। अभ्यास के तीसरे दिन की रात तापमान 0 से 25 डिग्री नीचे चला गया और तभी घटना घटी। डिवीजन के पूरे मुख्य संचार नेटवर्क पर दुश्मन के शक्तिशाली रेडियो जैमिंग हमले के कारण वह पल भर में ठप हो गया। कमांड कंट्रोल रूम में कोहराम मच गया। डिवीजन कमांडर का उससे भरा चीखना सुनाई दिया और सभी इकाइयों की आंखें और कान बंद हो गए। सिग्नल बटालियन क्या कर रही है? इसे तुरंत ठीक करो। बटालियन को का चेहरा पीला पक गया और वह हर प्लाटून पर चिल्लाने लगा। कारण पता चला? यह किस सेक्टर की जिम्मेदारी है? समस्या 2 प्लाटून द्वारा संभाले जा रहे केंद्रीय संचार नेटवर्क में थी। अभ्यास के परिदृश्य के अनुसार किए गए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमले के सामने लेफ्टिनेंट समीर शर्मा पूरी तरह से असहाय हो गया था। वह घबराहट में इधर उधर भाग रहा था और सिर यही दोहरा रहा था, दुश्मन का जैमिंग बहुत मजबूत है, इसे ट्रैक करना असंभव है। वह कोई सही तरीका नहीं अपना पा रहा था। उसकी अक्षमता पर को जब गुस्से में अपना डंडा फेंकने ही वाला था, तभी अनन्या की शांत और स्पष्ट आवाज कमांड कंट्रोल रूम में रेडियो के माध्यम से गूंजी। को साहब, 3 प्लाटून कमांडर रिपोर्ट कर रही है। तत्काल सभी चैनलों को 3 प्लाटून द्वारा संचालित बैकअप संचार नेटवर्क पर स्विच करें। हमारा बैकअप नेटवर्क फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक पर है, जिस पर दुश्मन के जैमिंग का कोई असर नहीं होगा। पल भर के लिए कमांड कंट्रोल रूम का सारा शोर थम गया। सभी ने अविश्वास से उस स्पीकर की ओर देखा जहां से अनन्या की आवाज आ रही थी। को ने अविश्वसनीयता से पूछा, क्या कहा? बैकअप नेटवर्क चालू है? यह कैसे संभव है? जी, संभव है सर। मैं अभी डिवीजन कमांड और सभी ब्रिगेड कमांड को झोंकर संचार प्रणाली को बहाल करती हूं। अनन्या के निर्देश पर सिपाही आलोक कुमार ने कुशलता से सिस्टम को स्विच किया और चमत्कार की तरह कमांड कंट्रोल रूम के मॉनिटर एक एक करके फिर से चालू होने लगे। टूटी हुई संचार लाइनें फिर से जू गईं और डिवीजन कमांडर की दमदार आवाज स्पीकर से गूंजी, ठप्पा। चूंकि यूनिट का तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से फिर से जीवंत हो गया था। अनन्या की डू डाली जी क्रांतिकारी योजना ने निर्णायक क्षण में अपना कमाल दिखाया था, जिसे सबने असंभव और बेकार की मेहनत कहकर हौंसी उभाई थी। उसी के सिद्धांत ने सबसे बुरे संकट में पूरी यूनिट को बचा लिया था। स्थिति स्थिर होने पर को 3 प्लाटून के संचार बंकर की ओर भागा। उसने बंकर के अंदर शांति से स्थिति को संभालती अनन्या और एक लय में काम करते उसके प्लाटून सदस्यों को देखकर प्रशंसा से भर गया। लेफ्टिनेंट, तुमने कर दिखाया। अकेले तुमने हमारी पूरी व्हाइट टाइगर डिवीजन को बचा लिया। उसने अनन्या का कंधा थपथपाते हुए सच्चे दिल से तारीफ की। प्लाटून के सदस्य एक दूसरे को गले लगाकर उसी से चिल्ला उठे। उनके चेहरों पर चरम पीगा पर विजय पाने का गर्व और आनंद था। दूसरी ओर 2 प्लाटून के बंकर का माहौल नरक जैसा था। लेफ्टिनेंट समीर शर्मा अपनी अक्षमता दुनिया के सामने उजागर होने पर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था और उसके बगल में स्थिति को देख रहा सूबेदार भीम सिंह सारा सम्मान और प्रशंसा पाती अनन्या को देखकर मुट्ठियां भींच रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और उससे की आग जल रही थी। वह यह तथ्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका 15 साल का अनुभव और वरिष्ठता एक नौसिखिया महिला अधिकारी के सिद्धांत के सामने बुरी तरह हार गया था। आमोश हो चुका, युद्ध का मैदान फिर से झुक गया था।
लेकिन उनके दिलों में नफरत और ईर्ष्या की भावनाएं और भी ज्यादा उलझ गई थीं। अनन्या की शानदार उपलब्धि की बर तुरंत पूरी डिवीजन में फैल गई। अभ्यास समाप्त होने के बाद हुई समीक्षा बैठक में डिवीजन कमांडर ने गुद अनन्या का नाम लेकर सभी जवानों के सामने उसकी जमकर तारीफ की। इस शीतकालीन अभ्यास की असली हीरो सिग्नल बटालियन की 3 प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर है। उसकी पूरी तैयारी और सामान्य सोच से परे क्रांतिकारी ऑपरेशनल क्षमता के बिना यह अभ्यास एक बड़ी विफलता में समाप्त होता। सभी जवान लेफ्टिनेंट अनन्या की दृढ़ सैन्य भावना और व्यावसायिकता से प्रेरणा लें। डिवीजन कमांडर ने अपने अधिकार से अनन्या को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मंच पर जाकर प्रशस्ति पत्र लेती हुई उसकी छवि ऐसी लग रही थी जैसे निराशाजनक युद्ध के मैदान में खिली आशा की कोई किरण हो। शुरुआत में उसे देखने वाली संदेह और अपमान की नगरें अब पूरी तरह से आश्चर्य और सम्मान में बदल चुकी थीं। साथ ही अधिकारी अब उसके साथ लापरवाही से पेश नहीं आते थे और एनसीओज भी उसकी कमान क्षमता को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। आस्कर 3 प्लाटून के सदस्यों का मनोबल आसमान छू रहा था। अपने प्लाटून कमांडर को डिवीजन कमांडर से सीधे सम्मान पाते देखकर वे ऐसे उश थे जैसे उन्हें ही पुरस्कार मिला हो और उन्होंने अनन्या को हवा में उछाल दिया। मैडम, आप बेस्ट हैं। हमारी मैडम तो वर्ल्ड क्लास हैं। सिपाही आलोक कुमार थोड़ी दूर से यह सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि अनन्या जैसी लीडर से मिलना उसके सैन्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सम्मान था। लेकिन जितनी तेज रोशनी होती है उसकी छाया उतनी ही गहरी और काली होती है। अनन्या के लिए जितनी प्रशंसा बलक रही थी, सूबेदार भीम सिंह और लेफ्टिनेंट समीर शर्मा के दिलों का अंधेरा उतना ही गहरा और चिपचिपा होता जा रहा था। बैठक समाप्त होने पर समीर शर्मा सूबेदार भीम सिंह के पास गया और जलते घर में घी डाला। सूबेदार साहब, देखिए तो भारा, उस छोटी सी छोकरी की वजह से हम जैसे अनुभवी लोगों की क्या इज्जत रह गई। 15 साल सेना में सेवा करने वाले आप जैसे अनुभवी क्या ऐसी नौसिखिया के नीचे काम करते रहेंगे? सूबेदार भीम सिंह ने बिना कोई जवाब दिए सिगरेट का कश खींचा और धुआं छोड़ा। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सेना को दी थी और अपने अनुभव और कौशल पर गर्व के साथ जिया था। लेकिन अब जिसे उसने नौसिखिया और एक औरत होने के कारण मन ही मन तुच्छ समझा और कुचलने की कोशिश की, उसी अनन्या ने उससे कहीं बेहतर क्षमता साबित कर दी थी। उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। समीर शर्मा का भी यही हाल था। उसे लग रहा था कि अनन्या की सफलता उसकी अपनी अक्षमता को और भी ज्यादा उजागर करने वाली एक टॉर्च की तरह है। वह यह सोचकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अनन्या को नीचा दिखाने के लिए फैलाई गई अफवाहें अब मघाक और आलोचना के तीर बनकर उस पर ही वापस आएंगी। किसी भी तरह इस औरत को कुचलना होगा, इससे पहले कि यह और ऊंचा उड़े। इसके पंख काटने होंगे। दोनों की गंदी नहरें हवा में मिली। घिनौनी इच्छा और नीच ईर्ष्या से भरी एक चिपचिपी सहमति का क्षण था। वे अनन्या नामक रोशनी को हमेशा के लिए बुझाने के लिए शैतान को अपनी आत्मा बेचने के लिए भी तैयार थे। अनन्या उसे मिलकर रहे सम्मान के नशे में नहीं थी, बल्कि वह और भी मजबूत जिम्मेदारी महसूस कर रही थी और अपने मन को संयमित कर रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी ओर एक गहरी भयावह छाया बब रही थी। निराशा में चमकी आशा की किरण अपनी रोशनी के कारण ही और भी तरनाक निशाना बन रही थी। अभ्यास की सफलता का जश्न मनाने के लिए बटालियन की पार्टी रखी गई, लेकिन वह जगह जश्न और प्रोत्साहन की नहीं, बल्कि अनन्या के प्रति ईर्ष्या और साजिश के विस्फोट का एक अपमानजनक मंच बनने वाली थी। पार्टी की मुख्य पात्र स्वाभाविक रूप से अनन्या थी। को सहित अन्य अधिकारी बारी बारी से उसे शराब पिलाते हुए तारियों के पुल बांध रहे थे। लेफ्टिनेंट, तुमने सच में कमाल कर दिया। आगे चलकर तुम हमारी बटालियन का गौरव बनोगी। अनन्या धन्यवाद करते हुए जाम ले रही थी, लेकिन उसे अपनी पीठ के पीछे एक कोने से उस पर जलती हुई 2 नरें सा महसूस हो रही थीं, सूबेदार भीम सिंह और लेफ्टिनेंट समीर शर्मा। जब पार्टी पूरे शबाब पर थी तो समीर शर्मा जैसे इंतजार ही कर रहा था, अपनी जगह से खा हुआ। वह नशे में होने का नाटक करते हुए लखाता हुआ अनन्या के पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। चलिए दोस्तों, आज की हीरो लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर के लिए सब लोग एक साथ जाम उठाएं। अगर लेफ्टिनेंट साहिबा न होती
तो हमारे को साहब समेत हम सब अधिकारियों की नौकरी चली जाती। क्यों? सही कहा ना? उसकी बातें तारी जैसी लग रही थीं, लेकिन उसके अंदर यह ताना छिपा था कि तुम्हारे अकेले होशियार बनने के चक्कर में हम सबकी बेइज्जती हुई। जब अनन्या ने नाराजगी से उसका हाथ हटाने की कोशिश की तो समीर और चिपचिपे तरीके से उसे पककर बोला, अरे हमारी लेफ्टिनेंट साहिबा तो शर्मा गईं। चलो भाई, आस तौर पर तुम्हारे लिए एक जाम बनाता है। तभी नशे में धुत सूबेदार भीम सिंह अपनी जगह से उछलकर चिल्लाया, चुप करो, इतना क्या काम कर लिया जो इतना हल्ला मचा रहे हो? इस्मत से एक बार तुक्का लग गया तो क्या हुआ? अचानक शोरगुल वाली पार्टी में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। सभी की नरें सूबेदार पर टिक गईं। उसने अनन्या की ओर उंगली उठाकर बोलना जारी रखा, ऐसी औरत प्लाटून कमांडर बनकर रख रही है। देखो तो भारा, सेना का क्या हाल हो गया है। अकादमी में पर बैठकर रट्टा मारने के अलावा आता ही क्या है इसे? हैं? लोमी की तरह बे असरों के सामने पूंछ हिलाती है। तभी तो यह प्रशस्ति पत्र मिला है। क्यों? यह एक अकल्पनीय गाली, ग्लौज और सार्वजनिक अपमान था। अनन्या का चेहरा सेध पा गया। जवानों के सामने, सभी साथी अधिकारियों के सामने उसके चरित्र और सम्मान को बेरहमी से कुचला जा रहा था। अनन्या ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सूबेदार साहब, आप जो कह रहे हैं क्या उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? जिम्मेदारी? काहे की जिम्मेदारी? मैंने कुछ लत कहा क्या? सब जानते हैं कि तू डिवीजन कमांडर के सामने कैसे हंस कर बातें कर रही थी। माहौल बिगता देख को ने बीच में आकर सूबेदार को रोका, भीम सिंह बस करो, तुमने यादा पी ली है। लेकिन सूबेदार अपना आपा खो चुका था। समीर शर्मा बगल में उसे रोकने का नाटक करते हुए और भड़का रहा था। अरे सूबेदार साहब, शांत हो जाइए। लेफ्टिनेंट साहिबा को अभी सेना के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए लती हो गई होगी। उसकी बात आग में घी डालने जैसी थी। अनन्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह अपनी जगह से उठी और बर की तरह ठंडी आवाज में बोली, सूबेदार भीम सिंह, मैं आप पर वरिष्ठ अधिकारी के अपमान और झूठे आरोपों से मानहानि के लिए आधिकारिक तौर पर कार्रवाई करूंगी। और लेफ्टिनेंट समीर शर्मा, सुब्लेक सांस, आप कार्रवाई करूंगी। मैं आपके उकसाने और साथ देने के कृत्य को भी नहरंदा नहीं करूंगी। उसके दृढ़ और कानूनी जवाब पर सूबेदार भीम सिंह और समीर शर्मा के चेहरे पल भर के लिए सख्त हो गए। पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अनन्या उस नरक जैसी जगह से बाहर निकल आई। ठंडी रात की हवा उसके गालों को छू रही थी, लेकिन उसके दिल में उबल रहा उत्साह और अपमान शांत नहीं हो रहा था। ईर्ष्या नामक साजिश सोची हुई से कहीं ज्यादा हरीली और संक्रामक थी। यह एक व्यक्ति की समझ को पंगु बना देती है, संगठन के अनुशासन को तोड़ देती है और एक व्यक्ति के सम्मान को तार तार कर देती है। अनन्या को एहसास हुआ, अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची है। यह सिर्फ एक भावनात्मक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सैनिक के रूप में उसके अस्तित्व की लड़ाई है। अभ्यास की आखिरी रात थी। ज्यादातर सैनिक वापसी की तैयारी कर रहे थे और राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन 3 प्लाटून आयर तक संचार उपकरणों की जांच और उन्हें हटाने के कठिन काम में लगी हुई थी। अनन्या प्लाटून के सदस्यों के साथ देर रात तक चुपचाप काम का निर्देशन कर रही थी। पार्टी की घटना के बाद यूनिट का माहौल एक टाइम बम की तरह तनावपूर्ण हो गया था, जो कभी भी फट सकता था। अनन्या ने आधिकारिक तौर पर सूबेदार भीम सिंह के इलाकों से अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया था, लेकिन को ने यह कहकर मामले को दबाने की कोशिश की कि जल्द ही तबादलों का मौसम है, शांति से मामले को तम करो। समीर शर्मा पूरी तरह से एक निर्दोष गवाह होने का नाटक कर रहा था, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जब सारा काम लगभग खत्म हो गया तो अनन्या अकेले यूनिट के बाहरी इलाके में लगे अतिरिक्त एंटीना की अंतिम जांच करने के लिए निकली। उसने थके हुए प्लाटून के सदस्यों को पहले ही बैरक में भेज दिया था। घने अंधेरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। एंटीना की जांच करके जैसे ही वह मुही, ठीक उसी पल अंधेरे से भी ज्यादा घनी और भारी एक परछाई ने उसे दबोच लिया। चीखने का भी मौका नहीं मिला। एक बहे हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। शराब की तेज गंध के साथ एक जानवर की तरह हाँफती हुई सांसें उसके कानों में घुस गईं। वह सूबेदार भीम सिंह था। तेरी वजह से मेरी 15 साल की नौकरी तम होने वाली है। उसकी आंखें नगरत और पागलपन से ऊन की तरह लाल थीं। उसने अनन्या का कॉलर पककर उसे एक बोरे की तरह मीन पर पटक दिया। अनन्या का सिर ओर से टकराया, लेकिन दर्द महसूस करने से पहले ही उसने विरोध करना शुरू कर दिया।
उसने अकादमी में सीखे आत्मरक्षा के दांव से उसके कमोर अंगों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसके विशाल शरीर और आपा खो चुके उसकी बेरहम हिंसा के आगे सब बेकार था। तू मुझ पर कार्रवाई करवाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, बदतमी औरत! सूबेदार भीम सिंह ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और मुक्के बरसाने लगा। अनन्या के चेहरे और शरीर पर अंधाधुंध हमला किया गया। उसके होंठ फट गए, ऊन बहने लगा, पूरे शरीर में हड्डियां टूटने जैसा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और चेतना धीरे धीरे जा रही थी। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? जब उसने अपनी आयरी बची तात से उसका हाथ दांतों से काटा तो उसके भारी बूट ने उसकी पसलियों पर ओरदार लात मारी। एक दबी हुई चीख के साथ उसका शरीर एक काग की तरह मुड़ गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। सूबेदार भीम सिंह हांफते हुए गिरी हुई अनन्या को देखने लगा। उसे अपनी करतूत की गंभीरता का एहसास हुआ और वह एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर फिर से एक नीच और घिनौनी मुस्कान आ गई। उसने गिरी हुई अनन्या की वर्दी की शर्ट को जानबूझकर अस्त व्यस्त कर दिया, जैसे कि कोई और अप्रिय घटना हुई हो, और घटनास्थल को बदलने की कोशिश की। ठीक उसी समय अंधेरे में एक और परछाई उभरी। वह लेफ्टिनेंट समीर शर्मा था। वह शुरू से ही सब कुछ देख रहा था। सूबेदार भीम सिंह के अनन्या पर हमला करने के पल से लेकर उसकी बेरहमी से पिटाई तक हर प्रक्रिया को अनन्या ने अपनी धुंधलाती चेतना में समीर शर्मा का चेहरा देखा। क्या यह मदद का हाथ है? लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी या चिंता के बजाय एक ठंडी गणना और संतुष्टि का भाव था। वह गिरी हुई अनन्या के पास नहीं आया। इसके बजाय वह घबराए हुए सूबेदार भीम सिंह के पास गया। उसका कंधा पककर धीमी आवाज में फुसफुसाया, सूबेदार साहब, होश में आइए। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हम दोनों की वर्दी उतर जाएगी। अनन्या की आंखों से आगरी रोशनी बुझ गई। उस पर हमला करने वाला एक जानवर था, लेकिन उस जानवर के पागलपन को उकसाने, उसे देखने और उसका आनंद लेने वाला एक और शैतान भी था। उस रात भारत की वर्दी और एक सैनिक का सम्मान घने अंधेरे में बुरी तरह से डूब रहा था। जब अनन्या को होश आया तो उसकी नाक में दवा की गंध और मेडिकल रूम के ठंडे बिस्तर का एहसास हुआ। उसका सिर फटा जा रहा था और पूरा शरीर शीशे की तरह भारी था। सैन्य डॉक्टर ने उसे यंत्रवत रूप से समझाया कि वह रात में काम करते समय फिसलकर ढलान से गिर गई थी। यह सार झूठ था। नहीं, मुझ पर हमला हुआ था, सूबेदार भीम सिंह ने। अनन्या ने फटे होंठों से मुश्किल से सच बोला, लेकिन डॉक्टर ने उसकी आंखों से नहरें चुराते हुए कहा, लेफ्टिनेंट, आपको अभी आराम की जरूरत है। यह सदमे के कारण याददाश्त में भ्रम हो सकता है। जल्द ही कंपनी कमांडर कैप्टन राकेश वर्मा आया। वह इस घटना का प्राथमिक जिम्मेदार अधिकारी था। अनन्या ने आखिरी उम्मीद लगाई कि वह एक कमांडर के रूप में न्याय दिलाएगा। कैप्टन साहब, यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह स्पष्ट रूप से अवज्ञा और एक अपराध है। सूबेदार भीम सिंह ने मुझे, लेकिन कैप्टन राकेश वर्मा ने उसकी बात को बीच में ही बेरुखी से काट दिया। उसके चेहरे पर अपने अधीनस्थ की चिंता के बजाय एक नई मुसीबत आने की झुंझलाहट और अपने भविष्य की चिंता सा दिख रही थी। लेफ्टिनेंट, इस मामले को यादा मत बहाओ। मेरा जल्द ही मेजर के लिए प्रमोशन का बोर्ड है। क्या तुम मेरा रास्ता रोकना चाहती हो? अनन्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अधीनस्थ अधिकारी पर अवज्ञा और हमले से जान का तरा था, और कमांडर के मुंह से निकला पहला शब्द अपने प्रमोशन की चिंता थी। प्रमोशन अभी जरूरी है? यह किसी की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी सबूत है? किसी ने देखा? कैप्टन वर्मा ने हौंसते हुए कहा, सब जानते हैं कि तुम्हारी सूबेदार के साथ नहीं बनती थी। अगर यह कहा गया कि तुमने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण झूठा आरोप लगाया है तो क्या करोगी? ठीक उसी समय लेफ्टिनेंट समीर शर्मा मेडिकल रूम में आया। वह ऐसे आया जैसे उसे कुछ भी पता न हो। दुनिया का सबसे चिंतित चेहरा बनाकर अनन्या के पास पहुंचा। लेफ्टिनेंट साहिबा, अब आप कैसी हैं? जब मैंने आपको देखा आप पहले से ही बेहोश थीं। मैं कितना डर गया था। अनन्या ने आखिरी तिनके को पकने की उम्मीद में उससे गुहार लगाई। समीर साहब, आपने देखा था, है ना? सूबेदार मुझे मार रहा था, आप सब देख रहे थे। प्लीज सच बता दीजिए। समीर शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अनजान बनने का नाटक किया। उसने कैप्टन राकेश वर्मा के साथ नेगरें मिलाईं और फिर बभी सहजता से झूठ बोला। आप क्या कह रही हैं लेफ्टिनेंट साहिबा? मैं तो सिर गश्त के दौरान वहां से घुर रहा था
और मैंने आपको बेहोश पाया। वहां सच में कोई नहीं था। यह एक पूर्ण विश्वासघात, एक पूर्ण साजिश थी। एकमात्र गवाह न सिर्फ चुप रहा, बल्कि अपराधी के पक्ष में खहा होकर झूठ बोल गया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए सच्चाई का गवाह बनने के बजाय अपराध का भागीदार बनना चुना। अनन्या निराश हो गई। अपराधी की हिंसा से ज्यादा सच्चाई को नरंदा करने वाले कमांडर के स्वार्थ और सब कुछ देखने वाले सहकर्मी के कायरतापूर्ण विश्वासघात ने उसकी आत्मा को और भी गहरे रसातल में धकेल दिया था। वह एक विशाल आमोश गठजों में फंस गई थी। कैप्टन राकेश वर्मा ने समीर शर्मा की झूठी गवाही से आश्वस्त होकर अनन्या को फुसलाना और धमकाना शुरू कर दिया। सुना, कोई गवाह भी नहीं है। बेकार में राई का पहा मत बनाओ और चुपचाप मामले को रहा कर दो। यह एक कंपनी कमांडर के रूप में मेरा आदेश है। अनन्या को एहसास हुआ इस फौलादी किले में उसका कोई भी पक्षधर नहीं है। न्याय, सच्चाई और सैनिक का सम्मान, व्यक्तिगत आराम, पदोन्नति और कायरतापूर्ण आमोशी के सामने बेरहमी से कुचले जा रहे थे। कायर तमाशबीन अपने आरामदायक साम्राज्य को बचाने के लिए एक व्यक्ति की आत्मा को अंधेरे में इंधाधन्न कर रहे थे। अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने आधिकारिक तौर पर को के पास सूबेदार भीम सिंह के इलाह, हमला और अवज्ञा, समीर शर्मा के इलाह, झूठी गवाही और कर्तव्य की अवहेलना, और कंपनी कमांडर राकेश वर्मा के इलाह मामले को दबाने और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। लेकिन उसका यह साहसिक अंतिम प्रतिरोध संगठन नामक विशाल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। बटालियन स्तर पर हुई औपचारिक जांच शुरू से ही एक तयशुदा नाटक थी। जांच करने वाले अधिकारी सभी कैप्टन राकेश वर्मा के करीबी थे। सूबेदार भीम सिंह और समीर शर्मा ने पहले से तय की गई कहानी के अनुसार यह बयान दिया कि लेफ्टिनेंट अनन्या अत्यधिक ट्रेनिंग के तनाव के कारण हिस्टीरिया में चिल्ला रही थी और गुद को चोट पहुंचाने की कोशिश में अकेले ही गिर गई। उनकी दलीलें बेतुकी थीं, लेकिन समीर शर्मा द्वारा पहले से फैलाई गई अनन्या भावनात्मक रूप से अस्थिर और संवेदनशील है कि अफवाहों के कारण कुछ अधिकारियों ने उनकी बातों को सच मान लिया। अनन्या के पक्ष में गवाही देने वाला कोई नहीं था। उसके वादार 3 प्लाटून के जवान होने की अपनी सीमा के कारण आगे आने की हिम्मत नहीं कर सके। वे अनन्या के लिए चिंतित थे और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करते थे, लेकिन अधिकारियों की लाई में पड़ने पर उन्हें किस तरह के प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है, इस यथार्थवादी डर ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अंततः बटालियन की अनुशासनात्मक समिति ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपों को गारिज कर दिया। उल्टे अनन्या पर वरिष्ठ अधिकारी पर झूठा आरोप लगाकर यूनिट के सम्मान को ठेस पहुंचाने और एकता को भंग करने का अजीबोगरीब आरोप लगाकर उसे क्वार्टर अरेस्ट और फटकार की साधी गई। न्याय का तराजू पूरी तरह से टूट गया था और उल्टा हो गया था। अपराधियों को बिना किसी सजा के बरी कर दिया गया और पीड़ित अनन्या पर ही अपराधी का ठप्पा लगाकर उसे सजा दी गई। सूबेदार भीम सिंह और समीर शर्मा गर्व से यूनिट में घूमने लगे। वे विजेता थे। उन्होंने दूसरे अधिकारियों से खुलेआम अनन्या का मांग उगाते हुए कहा, देखा, औरतें ऐसी ही होती हैं, अपने जब बातों पर आबू नहीं रख सकती और झूठ बोलती हैं। उनकी इस नीच जीत ने यूनिट में एक विकृत धारणा को और मजबूत किया। एक कमोर महिला अधिकारी को कुचलना और उसके साथ खेलना, ठीक है, इस भयानक और तरनाक मिसाल को स्थापित किया गया। अनन्या को क्वार्टर अरेस्ट की सजा मिली और उसे मेडिकल रूम में वस्तुतः ऐद कर दिया गया। वह खिड़की से बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में आते जाते सैनिकों को गाली नजरों से देखती रही। जिस देश की वह इतनी रक्षा करना चाहती थी, जिस सेना के लिए वह अपनी जान देने को तैयार थी, क्या वह इतनी सज्जी हुई जगह थी? सिर पर लगी चोट के कारण वह तय सिर दर्द और चक्कर से पीड़ित थी। कभी कभी उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती थी। शारीरिक दर्द से यादा उसे आत्मा को खा जाने वाली गहरी लाचारी और विश्वासघात का एहसास परेशान कर रहा था। क्या भाइयों को खून करूं? उसने दर्जनों सैकड़ों बार सोचा। अभी भी एक ऑन कॉल से भारत के सबसे शक्तिशाली 3 भाई इस भ्रष्ट और घिनौने साम्राज्य को पल भर में राख में मिला सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। यह उसके अपने विश्वास, एक सैनिक के रूप में उसकी अपनी पहचान का उद ही खंडन करना होता।
अनन्या सिंह राठौर के रूप में पहचान बनाऊंगी कि उसकी सम इस अपमान और पीहा के बीच भी उसके आगिरी स्वाभिमान को मुश्किल से थामे हुए थी। टूटे हुए न्याय के सामने वह अकेले ऊन बहाती हुई गिर रही थी। उसके दर्द और निराशा को जानने वाला कोई नहीं था। फौलादी किला इस तरह सच्चाई की आवा को निगल रहा था और झूठी शांति बनाए रख रहा था। क्वार्टर अरेस्ट की अवधि समाप्त होते ही कैप्टन राकेश वर्मा ने अनन्या को 3 प्लाटून कमांडर के पद से जबरन हटा दिया और उसे बटालियन के सैन्य सामग्री के प्रबंधन का एक महत्वहीन काम सौंप दिया। यह एक तरह से नौकरी से निकालने का नोटिस और सार्वजनिक अपमान था। उसका नया कार्यस्थल यूनिट के सबसे कोने में स्थित मक्खी के जालों और धूल से ढका एक पुराना गोदाम था। वह जगह सबके लिए एक भूली बिसरी जगह थी। दिन भर में किसी इंसान की परछाई तक नहीं आती थी। अनन्या को वहां झाब संचार उपकरणों और जंग लगे पुर्जों को छांटने और व्यवस्थित करने का काम करना था। उसे प्लाटून के सदस्यों से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था और उसका समय उस छोहे हुए गोदाम में ही रुक गया था। सूबेदार भीम सिंह और समीर शर्मा जानबूझकर उसका माक उखाते। वे जानबूझकर गोदाम के सामने से घूरते हुए ओर से हंसते और बातें करते। अरे मैडम इंचार्ज, यादा धूल फांकने से त्वचा भाव हो जाएगी। औरतों के लिए तो त्वचा ही सब कुछ है। अनन्या में उनके तानों का जवाब देने की भी तात नहीं बची थी। वह चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन उसका शरीर और मन दिन ब दिन मुरझाते जा रहे थे। हमले के बाद का सिरदर्द स्थायी हो गया था और अब उसे चीहें दो दिखने या एक आंख से धुंधला दिखने जैसे लक्षण भी होने लगे थे। रात में वह गाली क्वार्टर में अकेले डर से कांपती थी। उस रात की भयानक यादें एक दुःस्वप्न की तरह लौट आती थीं और उसे सोने नहीं देती थीं। वह धीरे धीरे कम बोलने लगी थी और धूप में रहने से यादा समय अंधेरे और सीलन भरे गोदाम में बिताने लगी थी। कैप्टन राकेश वर्मा ने उसे पूरी तरह से नरअंदा कर दिया। वह चाहता था कि अनन्या इस सारे अपमान और पीहा को सहन न कर पाए और उद ही वर्दी उतार कर चली जाए। उसने सोचा कि अगर मुसीबत खुद चली गई तो सारा मामला पूरी तरह से इतिहास में दन हो जाएगा। अनन्या ने एक सैनिक के रूप में अपना सब कुछ खो दिया था। जिन प्लाटून सदस्यों से वह इतना प्यार करती थी, जो अधीनस्थ उसके आदेशों का पालन करते थे और जिस सैनिक के सम्मान की रक्षा के लिए वह अपनी जान देने को तैयार थी, छोहा हुआ गोदाम उसके लिए एक इंदा ब्रगाह जैसा था। एक दोपहर वह ऊंची शेल्फ से एक जंग लगे पुर्जे का बक्सा उतारते समय ते चक्कर महसूस करके लखा गई। उसने शैल को पककर मुश्किल से उद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दुनिया घूमने लगी। कहीं मैं सच में यहीं अकेले मर तो नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों से गर्म आंसू गालों पर बह निकले। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान, देश के प्रति जलती हुई सम इस ठंडे और अंधेरे गोदाम में एक मुट्ठी धूल की तरह अर्थहीन थे। उसे दुनिया ने और उद उसने भी पूरी तरह से छो दिया था। छोहे हुए गोदाम में उसका समय निराशा नामक दलदल में गामोशी से डूब रहा था। जब अनन्या को सब भूल रहे थे, तब एक व्यक्ति था जो उसे भूला नहीं था और उसके लिए दुखी था। वह था सिपाही आलोक कुमार। वह शांत और अंतर्मुखी स्वभाव का था, लेकिन किसी से भी ज्यादा समझदार और न्यायप्रिय युवक था। उसने अनन्या के साथ हुए सभी अन्यायपूर्ण और भयानक घटनाओं को देखा था और मन ही मन उससे की आग जला रहा था। आलोक अनन्या के गोदाम में भेजे जाने के बाद भी समय समय पर उससे मिलने जाता था। शुरुआत में वह मैडम स्टॉक लिस्ट पर साइन करवाने आया हूं जैसे काम के बहाने बनाता था, चिचाक साइन करवाने बनाता था, लेकिन बाद में वह चुपके से गर्म कोई का कैन या चॉकलेट भी ले आता था। मैडम, खाना खाया आपने? आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या आप बीमार हैं? उसके आस्त्रोजनर सवाल पर अनन्या फीकी मुस्कान के साथ सिर ठीक हूं कहती, लेकिन आलोक उसके पीले लगभग पारदर्शी चेहरे और आली आंखों से समझ गया था कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक दिन आलोक अनन्या के लिए कुछ दस्तावे लेकर पुराने गोदाम की ओर गया। गोदाम का दरवाजा आधा खुला था। वह अंदर जाने ही वाला था कि उसका दिल रुक सा गया। अनन्या ठंडे सीमेंट के जर्श पर बेहोश पही थी। मैडम, आलोक चीखते हुए उसकी ओर भागा। वह बेहोश थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी।
उसकी चीख पर कुछ और जवान दौड़कर आए और अनन्या को तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। इस घटना ने शांत यूनिट में एक छोटी सी हलचल मचा दी। जवानों के बीच कानाफूसी होने लगी। सुना है लेफ्टिनेंट साहिबा बेहोश हो गई। सूबेदार और समीर साहब के कारण तनाव से ऐसा हुआ होगा, लेकिन अधिकारी अभी भी ठंडे और क्रूर थे। कैप्टन राकेश वर्मा ने यह कहकर घटना को छोटा करने और तोने मरोने की कोशिश की कि वह पहले से ही कमजोर थी, बस बीमार होने का नाटक करते हुए गिर गई। सूबेदार भीम सिंह और समीर शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि झूठ पके जाने के डर से बीमारी का बहाना बना रही है और अंत तक उसका अपमान किया। सिपाही आलोक कुमार उससे से कांप रहा था। उसने ऐसला किया कि वह इस अन्यायपूर्ण और घिनौनी स्थिति को और नहीं देख सकता। एक व्यक्ति की जान तरे में थी, फिर भी ये लोग सच्चाई को दबाकर सिर्फ अपनी सुरक्षा की परवाह कर रहे थे। इन शैतानों को वह मान नहीं कर सकता था। उसने अनन्या के बेहोश होने से ठीक पहले उसकी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी देखी थी। उस डायरी में उसके आने के पहले दिन से लेकर उसके साथ हुई हर घटना तारीख के साथ विस्तार से लिखी हुई थी। सूबेदार भीम सिंह की अवज्ञा, समीर शर्मा की साजिश और हमले की सच्चाई और उसे दबाने की पूरी प्रक्रिया, यह उसके अकेले लजे गए एकाकी और दर्दनाक संघर्ष का रिकॉर्ड था। सिपाही आलोक कुमार ने उस डायरी को चुपके से अपने लॉकर में छिपा लिया और उसने ऐसला किया वह इस छोटी सी चिंगारी को उनके सजे हुए साम्राज्य को जलाकर राख कर देने वाली एक विशाल आग में बदल देगा। उसके बाकी सैन्य जीवन का क्या होगा, इसकी उसे परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि लेफ्टिनेंट अनन्या ने उसे जो विश्वास और साहस दिखाया था, अब उसे वापस लौटाने का समय आ गया है। एक छोटा सा कंक एक विशाल झील में फेंका गया था। उसकी लहरें बहुत छोटी और मामूली थीं, लेकिन वे बिना रुके और भी चौड़ी और ऊंची फैलने के लिए तैयार थीं। अनन्या के बेहोश होने के कुछ दिनों बाद सिपाही आलोक कुमार रात में हथियार डिपो पर संतरी की ड्यूटी पर था। गश्त के दौरान वह संयोग से अधिकारियों के स्मोकिंग रूम के पास से गुजरा। खिड़की की दरार से हल्की रोशनी के साथ जानी पहचानी घृणित आवाज़ें आ रही थीं। सूबेदार भीम सिंह और लेफ्टिनेंट समीर शर्मा। आलोक अनजाने में रुक गया और अंधेरी दीवार के पीछे छिपकर सुनने लगा। यार, सच में इस लक्की ने दिमाग खराब कर दिया है। बेहोश होने की क्या जरूरत थी? आलतू में टेंशन दे रही है। यह समीर शर्मा की बब्बाती आवाज़ थी। सूबेदार भीम सिंह हंसते हुए बोला, सही कहा, चुपचाप कोने में पही रहती तो क्या जाता, लेकिन कहीं मैंने उस दिन यादा ओर से तो नहीं मार दिया था। सिर पर लगी चोट की बात थोड़ी खटक रही है। सिपाही आलोक कुमार का दिल धक से होकर मीन पर आ गिरा। यह एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी। समीर शर्मा ने आवाज धीमी करते हुए कहा, अरे सूबेदार साहब, चिंता मत कीजिए, कैप्टन वर्मा सब संभाल लेंगे और एकमात्र गवाह मैं हूं। अगर मैं मुंह बंद रखूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम बस अपनी योजना के अनुसार यही कहेंगे कि अनन्या अकेले गिरकर घायल हुई थी और खेल थम। फिर भी अजीब लग रहा है, अगर वो होश में आकर फिर से बख्या खगा कर दे तो? चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना, अब उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। उस पर वरिष्ठ अधिकारी पर झूठा आरोप लगाने वाली पागल का ठप्पा लग चुका है। उसकी बात कौन सुनेगा? हम जीत गए सूबेदार साहब। दीवार के पार से आ रही बातचीत शैतानों की फुसफुसाहट थी। वे अपने अपराध पर एक पल के लिए भी पछतावा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के बहाने की पुष्टि करके राहत महसूस कर रहे थे। आलोक ने इतनी बोर से मुट्ठी भींची कि उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए हैं। पूरे शरीर में ऊन उल्टा बहने जैसी गुस्से और घृणा से उसका दम घुट रहा था। उसने सोचा कि अब और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अनन्या का दर्दनाक रिकॉर्ड वाली डायरी और अभी सुनी गई उनकी जीवंत बातचीत, सिर्फ इनसे सच्चाई सामने लाई जा सकती है। लेकिन कैसे? को रिपोर्ट करने पर कैप्टन राकेश वर्मा के स्तर पर फिर से दबा दिया जाएगा। डिवीजन की मिलिट्री पुलिस में शिकायत करने पर भी आपसी बचाव के तहत मामला रद्दा हो सकता है। उसके दिमाग में एक तरिया आया। सबसे निचला और कमोर व्यक्ति सबसे ऊंचे और शक्तिशाली स्थान पर सीधे गुहार लगाएगा। एक ऐसी जगह जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। आलोक ने ड्यूटी तम की और बैरक लौटकर जब सब सो रहे थे, उसने सावधानी से एक लम और पत्र निकाला। उसने अंधेरे में एक एक शब्द में
उससे और आंसू को समेटकर पत्र लिखना शुरू किया। सम्माननीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ महोदय, उसने अपनी पहचान 9वीं डिवीजन व्हाइट टाइगर यूनिट में सेवारत सिपाही आलोक कुमार के रूप में बताई और उसने जो कुछ भी देखा, सुना और लिखा था वह सब पत्र में उंडेल दिया। लेफ्टिनेंट अनन्या के पहले दिन से लेकर उसके साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार, शीतकालीन अभ्यास में उसकी वीरतापूर्ण भूमिका और उसके कारण शुरू हुई अधिकारियों की ईर्ष्या और जलन, पार्टी में सार्वजनिक अपमान और अंत में हुई भयानक हमले की घटना और उसे छिपाने के लिए कमांडरों की घिनौनी साजिश। उसने अनन्या की डायरी के कुछ अंशों का हवाला दिया और सूबेदार भीम सिंह और समीर शर्मा की बातचीत को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया था, लेकिन यथासंभव विस्तृत और सटीक रूप से लिखा। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं एक भारतीय सैनिक के रूप में अपनी आंखों के सामने हुए इस अन्याय को और बर्दाश्त नहीं कर सका। लेफ्टिनेंट अनन्या मैडम अकेली ऐसी इंसान हैं जिन्होंने मुझे एक सच्चे सैनिक का कर्तव्य और साहस सिखाया। कृपया महोदय, इस सही हुई यूनिट की सच्चाई को उजागर करें और अन्यायपूर्ण तरीके से गिरी हुई एक आबिल और न्यायप्रिय अधिकारी को बचाएं। मुझे डर है कि इस पत्र के कारण मुझे किस प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होगा। उसने पत्र को करीने से मोहा और लिहाहे में डाल दिया और पते पर लिखा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। अगले दिन सुबह उसने किसी की नर में आए बिना उस पत्र को यूनिट के लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब भाग्य का पासा फेंका जा चुका था। क्या दीवार के पार की सच्चाई सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंच पाएगी? सिपाही आलोक कुमार केवल बेचैनी से परिणाम का इंतजार कर सकता था। सिपाही आलोक कुमार द्वारा भेजा गया एक पत्र अनगिनत डाक और पार्सलों के ढेर में मिलकर भारतीय रक्षा के हृदय नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की ओर चला। एक सिपाही का सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को भेजा गया पत्र। सामान्य परिस्थितियों में यह सीडीएस के सचिव कार्यालय के किसी जूनियर अधिकारी द्वारा इल्टर कर दिया जाता या एक औपचारिक जवाब के साथ निचली यूनिट को भेजकर चुपचाप धन हो जाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भाग्य के खेल की तरह या शायद ईश्वर की कृपा से वह पत्र अनगिनत आयलों और गोपनीय रिपोर्टों के बीच मिलकर अंततः सीडीएस जनरल विक्रम सिंह राठौर के कार्यालय कीमे पर पहुंच गया। जनरल विक्रम सिंह राठौर भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख 4 सितारों वाले एक जीवित किंवदंती थे। वह पहां जैसे ढेर आयलों को यंत्रवत रूप से निपटा रहे थे जब उनकी नजर एक सिपाही की टेकी मई लिखावट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ महोदय लिखे एक पुराने लिघाहे पर पई। उन्होंने लापरवाही से उस पत्र को उठाया। प्रेषक 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन से सिपाही आलोक कुमार था। किसी सिपाही का शिकायती पत्र होगा। उन्होंने ज्यादा महत्व न देते हुए पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन पत्र पत्ते पत्ते उनके माथे पर लकीरें गहरी होती गईं और जब लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर का नाम आया तो उनकी आंखें साइबेरिया की सर्दियों की तरह ठंडी पक गईं। उन्होंने एक सांस में पत्र पढ़ डाला। हर एक पंक्ति के साथ उनके हाथ अनियंत्रित उत्साह से कांप रहे थे। उनकी सबसे छोटी बहन, जिसे उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाकर भेना और गर्व से पाला था, वह अग्रिम मोर्चे की एक यूनिट में किस तरह के अपमान और पीहा से गुरी थी, वह सारी भयानक सच्चाई उस पत्र में जीवंत रूप से लिखी हुई थी। अवज्ञा, साजिश, सामूहिक अलगाव और बेरहम हमला, मामले को दबाना और दोहरा उत्पीन, यहां तक कि जब उन्होंने पा कि उनकी बहन बेहोश होकर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है तो जनरल विक्रम सिंह राठौर अपनी जगह से उछल पड़े। उनके शरीर से निकल रही हत्या की भावना कई युद्ध लल्लम चुके एक अनुभवी योद्धा से अलग अपने परिवार को छूने वालों के प्रति एक आदिम उत्साह था। किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को? उनकी धीमी गर्जना से विशाल कार्यालय की हवा जम सी गई। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया। तुरंत 9वीं डिवीजन की सिग्नल यूनिट की लेफ्टिनेंट अनन्या सिंह राठौर से संबंधित सभी दस्तावेज और मेडिकल रिकॉर्ड लाओ और वायु सेना प्रमुख और नौसेना के महानिदेशक को उच्चतम स्तर का आपातकालीन संचार कनेक्ट करो। कहो घर में किसी की जान पर बनाई है। उनका आदेश तेजी से पूरा हुआ। कुछ ही देर में उनकी मैं पर अनन्या का सर्विस रिकॉर्ड रखा था पद से हटाया गया। सैन्य सामग्री प्रबंधन में कार्यरत। कारण
वरिष्ठ अधिकारी पर झूठा आरोप और यूनिट की एकता को भंग करना, और मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा था अत्यधिक काम के कारण थकावट और बेहोशी। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने दस्तावेजों को फेंक दिया। सब कुछ पत्र की सामग्री से हूबहू मेल खाता था। एक संगठित और सोची समझी साजिश और हेरफेर। उन्होंने अपने अंदर उबलते गुस्से को दबाते हुए अपने भाइयों के साथ एक वीडियो कॉल कनेक्ट की। स्क्रीन पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह राठौर और नौसेना के वाइस एडमिरल सूर्य सिंह राठौर के चेहरे दिखाई दिए। भाई साहब, इस समय अचानक क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। भाई, आपका चेहरा ऐसा क्यों है? कोई बभी बात हो गई क्या? सूर्य ने पूछा। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने सिपाही आलोक कुमार का पत्र दिखाते हुए जैसे नरक की गहराइयों से आती आवाज में कहा, अनन्या, हमारी गुइया को कुछ जानवरों से भी बदतर लोगों ने मारकर अधमरा कर दिया है। इस एक वाक्य से दोनों छोटे भाइयों के चेहरे सख्त हो गए। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने पत्र की सामग्री को शुरू से अंत तक पा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी। अर्जुन की आंखें दुश्मन को पकने वाले लाकू विमान की तरह तय हो गईं और सूर्य की मुट्ठियां इतनी ओर से भींची कि नीली पक गईं। पूरी बात सुनने के बाद कुछ देर तक नरक जैसी खामोशी छाई रही और सबसे पहले बोलने वाले दूसरे भाई अर्जुन थे। उनकी आवाज जेट इंजन के शोर से भी ज्यादा ठंडी और थिंक थी। 9वीं डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और इंटेलिजेंस सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे होंगे। सेना की आंतरिक जांच से सिर छोटे लोगों पर गाज गिरेगी और मामला राधा हो जाएगा। सबसे छोटे, सूर्य ने आगे कहा। उसकी आवाज उससे के तूफान वाली लहरों की तरह थी। उन कमीनों की सिर वर्दी नहीं उतारनी चाहिए, बल्कि उनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। भाई साहब, मैं अभी राजस्थान के लिए निकलता हूं। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने उन्हें रोका। नहीं, अकेले नहीं, हम तीनों साथ जाएंगे। उन्होंने ऐसला कर लिया था। यह सिर्फ एक महिला अधिकारी के मानवाधिकार हनन का मामला नहीं था। यह भारतीय सेना के सम्मान और अनुशासन का सवाल था, और सबसे बककर उनकी जान से प्यारी बहन की गरिमा और बदले का सवाल था। एक संयुक्त विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। उसका नेतृत्व मैं खुद करूंगा। अर्जुन, तुम वायुसेना के सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ताओं को, और सूर्य, तुम नौसेना की विशेष इकाई मार्कोस के कमांडो को चुनकर कल सुबह तक दिल्ली में इकट्ठा करो। ऑपरेशन का नाम होगा प्रलय। 9वीं डिवीजन को कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी। जब हम पहुंचेंगे तो उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि उन पर ईश्वर का क्रोध बरसा है। एक सिपाही के दिल से लिखे एक पत्र ने सोए हुए 3 शेरों को जगा दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में अभूतपूर्व 3 सर्वोच्च कमांडरों, 3 भाइयों के नेतृत्व में एक ऊनी सभाई का ऐलान हो चुका था। अगली सुबह दिल्ली में रक्षा मंत्रालय का परिसर युद्ध जैसी तनावपूर्ण और घातक ऊर्जा से भर गया था। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सबसे ठंडे दिमाग वाले और काबिल माने जाने वाले जांचकर्ता और मिलिट्री पुलिस के अधिकारी आपातकालीन रूप से बुलाए गए थे और बिना किसी ढिलाई के कतार में खड़े थे। उनके सामने भारतीय रक्षा के शिखर पर बैठे 3 राठौर जनरल खड़े थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विक्रम सिंह राठौर, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह राठौर और नौसेना के वाइस एडमिरल सूर्य सिंह राठौर। तीनों का एक साथ, वह भी युद्धक वर्दी में खा होना, अपने आप में पूरी सेना को हिला देने वाला एक बर्दस्त प्रभाव डाल रहा था। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने धीमी और शक्तिशाली आवाज में कहा, सैनिकों, अब से हम ऑपरेशन प्रलय शुरू कर रहे हैं। लक्ष्य 9वीं डिवीजन की सिग्नल यूनिट। वहां जब जमा चुके अन्याय और हिंसा को समाप्त करना और साझे हुए अनुशासन को फिर से स्थापित करना हमारा मिशन है। उन्होंने सिपाही आलोक कुमार के पत्र की सामग्री का सारांश बताया। जिंगिंग जांचकर्ताओं के चेहरों पर आश्चर्य और उत्साह दौड़ गया। हमारा यह ऑपरेशन 3 सिद्धांतों पर चलेगा। पहला, गति, बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्य पर प्रहार करना। दूसरा, सटीकता, एक भी अपराधी को नहीं छोड़ना और एक भी निर्दोष को सहा नहीं देना। तीसरा, गोपनीयता, ऑपरेशन समाप्त होने तक हमारी गतिविधियों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह राठौर ने ऑपरेशन की योजना बताई। उनकी योजना एक अत्याधुनिक स्टील्थ विमान द्वारा किए गए सटीक बमबारी ऑपरेशन की तरह थी, जिसमें कोई त्रुटि नहीं थी।
संयुक्त जांच दल को 3 टीमों में बांटा जाएगा। टीम 1 का नेतृत्व मैं खुद करूंगा और बटालियन कमांड और प्रशासनिक विंग पर भा करके सभी दस्तावेज, कंप्यूटर और संचार रिकॉर्ड जब्त करूंगा। टीम 2 का नेतृत्व वाइस एडमिरल सूर्य सिंह राठौर करेंगे और मुख्य संदिग्धों सूबेदार भीम सिंह, लेफ्टिनेंट समीर शर्मा और कैप्टन राकेश वर्मा को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेंगे। टीम 3 का नेतृत्व सीडीएस कार्यालय के महानिरीक्षक करेंगे और यूनिट के सभी सदस्यों को अलग करके गहन पूछताछ शुरू करेंगे। सीडीएस महोदय पूरे ऑपरेशन का नियंत्रण और निर्देशन करेंगे। ऑपरेशन ब्रीफिंग समाप्त होने पर तीनों जनरल हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। दर्जनों जंग जवानों को लेकर हेलीकॉप्टरों का एक बेहद चुपचाप अंधेरे को चीरता हुआ राजस्थान की ओर ब्याबलम गया। उस समय 9वीं डिवीजन की सिग्नल यूनिट हमेशा की तरह एक आलसी सुबह का स्वागत कर रही थी। सूबेदार भीम सिंह सुबह की गिनती में जवानों को किसी बात पर गाली दे रहा था और समीर शर्मा कॉफी पीते हुए पिछली रात के क्रिकेट मैच के बारे में बातें कर रहा था। कैप्टन राकेश वर्मा को रिपोर्ट करने के लिए दस्तावेजों को पलट रहा था और अपने प्रमोशन की तारीख का इंतजार कर रहा था। उन्हें अपनी ओर आते काले और विशाल तूफान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सुबह ठीक 9 बजे शांत यूनिट के आसमान में अचानक धरती को हिला देने वाली गगगाहट गूंजी। कई सैन्य हेलीकॉप्टरों ने परेड ग्राउंड के ऊपर चक्कर लगाया और फिर धूल का एक विशाल बवंडर उठाते हुए उतर गए। हेलीकॉप्टरों से उतरने वाले आम सैनिक नहीं थे। वे थल सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्धक वर्दी पहने घातक इरादों वाले मिलिट्री पुलिस और जांचकर्ता थे और उनके आगे 3 सर्वोच्च कमांडर खड़े थे जिन्हें हर भारतीय सैनिक ने तस्वीरों में घूर देखा होगा। पूरी यूनिट पल भर के लिए जम सी गई। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह असली था। बटालियन को घबराकर भागा आया, लेकिन जनरल विक्रम सिंह राठौर ने उसकी ओर देखे बिना लाउडस्पीकर के माध्यम से आदेश दिया। इस समय से 9वीं डिवीजन की सिग्नल बटालियन की सारी कमान संयुक्त विशेष जांच दल के हाथ में है। सभी जवान अपनी जगह पर खपे रहें। प्रतिरोध करने या भागने की कोशिश करने वाले को, चाहे वह कोई भी हो, सैन्य कानून के अनुसार तत्काल समा दी जाएगी। उसकी आवाज आसमान की गर्जना जैसी थी। उससे से भरे 3 भाइयों ने अंततः अवतरण किया था और न्याय का पर्दा उठा दिया था। भ्रष्ट साम्राज्य के लिए प्रलय का दिन आ गया था। संयुक्त जांच दल की कार्रवाई उसके नाम की तरह ही बिजली की गति से हुई। एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह राठौर के नेतृत्व वाली टीम 1 ने पलक झपकते ही बटालियन मुख्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों पर पूरी तरह से भा कर लिया। उन्होंने सभी पाक जहां 3 मच्छा में कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क निकाल ली, आयल कैबिनेट को सील कर दिया और यूनिट के सभी संचार रिकॉर्ड सर्वर को जब्त कर लिया। घबराए हुए को और प्रशासनिक अधिकारी असहाय होकर यह सब देखते रहे। उसी समय वाइस एडमिरल सूर्य सिंह राठौर के नेतृत्व वाली टीम 2 नरक के शिकारी कुत्तों की तरह मुख्य संदिग्धों की ओर बाई। ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे सूबेदार भीम सिंह के सामने मानव हथियार कहे जाने वाले नौसेना के मार्कोस कमांडो आधम के सूबेदार भीम सिंह, वरिष्ठ अधिकारी पर हमला, अवज्ञा, पद का दुरुपयोग और उत्पीड़न के आरोप में तुम्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें चुप रहने और वकील रखने का अधिकार है। सूबेदार को स्थिति समझ में आने से पहले ही उसने सहज रूप से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मजबूत कमांडो ने उसकी दोनों बाहें मोड़ दी और उसे बेबसी से घसीटते हुए ले गए। प्लाटून दफ्तर में कॉफी पीते हुए माक कर रहे समीर शर्मा का भी यही हश्र हुआ। लेफ्टिनेंट समीर शर्मा, झूठी गवाही, कर्तव्य की अवहेलना और अपराध के लिए उकसाने और साथ देने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसका चेहरा पीला पक गया और वह चिल्लाया, मैंने क्या किया है? यह अवैध गिरफ्तारी है। लेकिन उसकी चीखें आली हवा में गूंज कर रह गईं। कंपनी कमांडर के दफ्तर में मौजूद कैप्टन राकेश वर्मा बाहर के शोरगुल से हैरान था। जब उसके दफ्तर का दरवाजा तोड़कर घुसते मिलिट्री पुलिस के जवानों को देखकर उसका चेहरा सैद पा गया। कैप्टन राकेश वर्मा, मामले को दबाने, पद का दुरुपयोग और उत्पीड़न में साथ देने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वह गिरफ्तार होने तक यही रटता रहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तीनों मुख्य संदिग्धों को तुरंत गिरफ्तार करके परेड ग्राउंड में अपराधियों की तरह घुटनों के बल बिठा दिया गया। उनका घमंड और अक गायब हो चुकी थी।
और सिर डर और निराशा से भरे चेहरे बचे थे। इस बीच टीम 3 ने बटालियन के सभी सदस्यों को ऑडिटोरियम में इकट्ठा करके एक एक से गहन पूछताछ शुरू की। शुरुआत में सब डर के मारे चुप रहे, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने समझाया कि आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और सच बोलना एक सैनिक का कर्तव्य और अपने साथी को बचाने का तरीका है, तो एक एक करके जमे हुए होंठ खुलने लगे। अब तक दबी हुई सच्चाइयां बा की तरह फूट पीं। लेफ्टिनेंट अनन्या के साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार, पार्टी में सार्वजनिक अपमान और हमले के बाद हुए संगठित तरीके से मामले को दबाने और हेरफेर की प्रक्रिया के बारे में जीवंत गवाहियां सामने आईं। आस्कर सिपाही आलोक कुमार ने जो कुछ भी देखा, सुना और लिखा था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के बयान किया। पूरी स्थिति का निर्देशन 3 सूर्यों की तरह चमकते 3 जनरलों में से आस्कर जनरल विक्रम सिंह राठौर गुद कर रहे थे। वह परेड ग्राउंड के बीच में खभे होकर घुटनों के बल बैठे 3 अपराधियों को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। वह कैप्टन राकेश वर्मा के पास गए और पूछा, तू कंपनी कमांडर है? एक अधीनस्थ मर रहा था और तेरे लिए तेरा मेजर का रैंक इतना जरूरी था? उन्होंने समीर शर्मा को देखकर कहा, तूने अपने साथी की पीठ में छुरा घोंपा और सच्चाई बेचकर अपनी जान बचाई। यही सीखा है तूने एक अधिकारी का सम्मान? आखिर में वह सूबेदार भीम सिंह के सामने खड़े हुए। उनकी आंखों से ठंडी चिंगारियां निकल रही थीं। तू है वह जानवर जिसने मेरी बहन के शरीर पर हाथ डालने की हिम्मत की। सूबेदार भीम सिंह को तब सब कुछ समझ आया। अनन्या की पृष्ठभूमि कि उसने किसकी बहन को छुआ था। उसके चेहरे से ऊन गायब हो गया और वह कांपते हुए मीन पर सिर पटकर मारी मांगने लगा। गलती हो गई साहब, मुझसे मौत का गुनाह हो गया, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने उसे एक कीहे की तरह देखते हुए कहा, तेरी जान का फैसला सैन्य कानून करेगा और उससे पहले मैं भी कर सकता हूं। वह मुंहे और सभी यूनिट सदस्यों की ओर चिल्लाए, ध्यान से देखो, सेना के सम्मान को कलंकित करने और अपने साथी को चोट पहुंचाने वालों का यह दयनीय अंत है। इस यूनिट में अब और कोई अन्याय या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसमान में जैसे 3 सूर्य चमक रहे थे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि वह यूनिट को अब तक ढके हुए सारे अंधेरे, झूठ और भ्रष्टाचार को बिना कोई निशान छोड़े जलाकर राख कर देने वाली थी। बिजली की तरह न्याय का फैसला इस तरह दावकारी शक्ति और निर्मम न्याय के नाम पर किया जा रहा था। ऑपरेशन प्रलय ने 9वीं डिवीजन को पार करके पूरी सेना में एक विशाल भूचाल ला दिया। तीनों मुख्य अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर सैन्य अदालत में पेश किया गया। जब्त किए गए सबूत, अनगिनत सैनिकों की एक समान गवाही और सबसे बढ़कर 3 सर्वोच्च कमांडरों की निगरानी में चल रहे मुकदमे में उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। सूबेदार भीम सिंह पर हमला, अवज्ञा, पद का दुरुपयोग सहित सभी आरोप सिद्ध हुए और उसे एक सैनिक को मिलने वाली सबसे बड़ी हिस्सा यानी अपमानजनक बरास्तगी के साथ 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उसने अदालत में अपने अंतिम बयान में भी यह बेशर्म बहाना बनाया कि उस महिला अधिकारी ने पहले मुझे उकसाया था, जिससे सभी का उत्साह और भड़क गया। समीर शर्मा को झूठी गवाही और अपराध के लिए उकसाने के आरोप में अपमानजनक बरास्तगी और 5 साल की कैद और मामले को दबाने की कोशिश करने वाले कैप्टन राकेश वर्मा को भी कर्तव्य की अवहेलना और पद के दुरुपयोग के लिए अपमानजनक बरास्तगी और 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। को और डिवीजन कमांडर तक को कमान की जिम्मेदारी के तहत पद से हटा दिया गया और महत्वहीन पदों पर भेज दिया गया, जिससे 9वीं डिवीजन की सिग्नल यूनिट सचमुच बर्बाद हो गई। यह घटना रक्षा समाचार पत्र के पहले पन्ने पर छपी और पूरी सेना में सैन्य संस्कृति, खासकर महिला अधिकारियों के मानवाधिकारों के मुद्दे पर एक बड़े सुधार और बदलाव की शुरुआत बनी। इस बीच अनन्या को उसके भाइयों की आपातकालीन व्यवस्था के तहत दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गहन जांच हुई। जांच के परिणाम भयावह थे। सूबेदार भीम सिंह के बेरहम हमले के कारण उसे तीव्र सबड्यूरल हेमरेज के साथ साथ उसकी बाईं आंख की ऑप्टिक नर्व को स्थायी रूप से क्षति पहुंची थी। आपातकालीन सर्जरी से उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी बाईं आंख फिर कभी रोशनी नहीं देख पाएगी। एक आंख की रोशनी खो चुका सैनिक अब सेवा में नहीं रह सकता था। जिस सैनिक के रास्ते पर वह चलना चाहती थी, वह किसी और के अपराध के कारण जबरन रुकने वाला था।
विप कमरे में लेटी अनन्या के पास उसके तीनों भाई दिन रात मौजूद रहे। सीडीएस जनरल विक्रम सिंह राठौर अपनी बहन का हाथ पककर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अपनी एक बहन की रक्षा न कर पाने के गहरे अपराध बोध से उनके फौलादी कंधे भारी होकर झुक गए थे। अनन्या ने उल्टे शांत भाव से अपने भाइयों को सांत्वना दी। भाई, मैं ठीक हूं, रो मत। सैनिक अनन्या की जिंदगी तम हो गई है, लेकिन इंसान अनन्या की जिंदगी तो अब शुरू हुई है। उसने अपने जीवन रक्षक सिपाही आलोक कुमार से मिलने की इच्छा जताई। पुरस्कार स्वरूप छुट्टी लेकर अस्पताल पहुंचे आलोक ने अनन्या की एक आंख पर पट्टी बंधी देखकर आयरकार आंसू बहा दिए। मैडम, मुझे मां कर दीजिए। अगर मैंने थोड़ी और जल्दी हिम्मत की होती तो मैं आपकी आंख बचा सकता था। अनन्या ने उसका हाथ गर्मजोशी से पककर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आलोक, अगर तुम न होते तो मैं आज भी उस अंधेरे और ठंडे गोदाम में सम रही होती। तुम मेरे जीवन रक्षक हो और मेरी आत्मा को बचाने वाले हीरो हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सिपाही आलोक कुमार को अन्याय के अलावा उसके साहसिक कार्य के लिए सीडीएस प्रशस्ति पत्र और एक रैंक के विशेष प्रमोशन का सम्मान मिला। बाद में उसने एक अनुकरणीय सैन्य जीवन पूरा किया और अनन्या और उसके भाइयों की सिगारिश और समर्थन से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डॉक्टर में एक प्रमुख शोधकर्ता के रूप में नियुक्त हुआ। खंडहरों पर खजे होकर अपराधियों को उनकी सज्जा मिली और साहसी को पुरस्कार मिला। और पीड़ित ने सब कुछ खो दिया जैसा लग रहा था, लेकिन उसने सबसे कीमती चीज हासिल की। वह थी किसी भी निराशा में उम्मीद न छोड़ने वाली फौलादी इच्छा शक्ति और एक नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ महीने बाद अनन्या ने सम्मानपूर्वक सेना से सेवानिवृत्ति ले ली। एक छोटे से विदाई समारोह में उसके तीनों भाई, अब एक होनहार हवलदार बन चुके आलोक और उसके वादार 3 प्लाटून के सदस्य शामिल थे। एक आंख पर काली पट्टी लगाए उसकी छवि अब एक कमोर पीयत की नहीं थी। वह अनगिनत चुनौतियों और कठिनाइयों पर विजय पाने वाली एक मजबूत और खूबसूरत योद्धा की तरह लग रही थी। उसने सेना छोड़ दी थी, लेकिन उसकी लड़ाई तम नहीं हुई थी। उसने फैसला किया कि वह अपने अनुभव को दुनिया को बताकर और पीड़ितों को रोकेगी और संगठन के अन्याय पर चुप रहने वालों को साहस देगी। उसने अस्पताल के बिस्तर से ही अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी थी, जिसे उसने एक किताब का रूप दिया। उसकी किताब फौलादी आंसू प्रकाशित होते ही समाज में एक बर्दाश्त हलचल मचा दी। सेना में मानवाधिकारों के मुद्दे के अलावा हमारे समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और पूर्वाग्रह और एक बड़े संगठन के भीतर के अन्याय को एक व्यक्ति की नहर से दर्दनाक रूप से उजागर करने वाली उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को गहरी सहानुभूति और प्रेरणा दी। किताब तुरंत बेस्ट सेलर बन गई और उसे कई टीवी शो और व्याख्यानों में अपनी आवाज उठाने के लिए आमंत्रित किया गया। वह अब फौलाद की त्रिमूर्ति की बहन या एक दुर्भाग्यपूर्ण महिला अधिकारी नहीं थी। वह हमारे समाज के अंधेरे कोनों को रोशन करने वाली एक लेखिका और चुप रहने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाली आशा की प्रतीक अनन्या सिंह राठौर के रूप में फिर से पैदा हुई थी। एक व्याख्यान में एक युवा महिला अधिकारी ने कांपती आवाज में उससे पूछा, मैम, अगर हम आपके जैसी असहनीय स्थिति में पप जाएं, तो हमें कैसे जीतना चाहिए? जब सब कुछ छोड़ देने का मन करे तो हमें क्या करना चाहिए? अनन्या ने अपनी पट्टी बंधी आंख से सवाल पूछने वाली को गर्मजोशी से देखा और मुस्कुराई, और उसने अपनी किताब के अंतिम अंश का हवाला देते हुए जवाब दिया, फौलाद को जितना पीटा जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और सितारे जितने अंधेरे में होते हैं उतने ही चमकते हैं। सबसे गहरी निराशा में भी अगर सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी भी हो तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। आपको खुद वह चिंगारी बनना होगा। कभी कभी वह चिंगारी इतनी छोटी होती है कि खुद को भी जलाना मुश्किल होता है, लेकिन याद रखें, जब आप जैसी छोटी छोटी चिंगारियां मिलती हैं तो हम दुनिया के हर अंधेरे को जला देने वाली एक विशाल आग बन सकते हैं। कभी भी उद को मत छोड़ना। उसकी बात समाप्त होते ही हॉल तालियों की गगगाहट से गूंज उठा। अनन्या ने एक आंख की रोशनी खो दी थी, लेकिन अब वह अनगिनत लोगों के दिलों में कभी न बुझने वाली उम्मीद और साहस की रोशनी जलाने वाली एक नई सितारा बन गई थी। वह वर्दी पहनकर अपने कंधों पर जो सितारा लगाना चाहती थी वह तो नहीं था, लेकिन वह समाज के अन्याय से लहीने वाली, उससे कहीं यादा बही और शानदार सितारा बनकर फौलाद की तरह फिर से पैदा हो रही थी।